નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અબ તક ચેનલમાં હું સાક્ષી જોશી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આપણે કોઈ પણ નવી શરૂઆત કરીએ ત્યારે ઘણા નિર્ણય કરતા હોઈએ છીએ કે આ વર્ષે તો આમ કરીશ તેમ કરીશ, પણ શું એ બધા નિર્ધાર પૂરા થાય છે? અને જો નથી થતા તો એની પાછળનું કારણ શું છે? આપણું મગજ જે નક્કી કરે તેવું થાય છે। કહેવાય છે ને કે મગજ છે એ ગુડ સર્વન્ટ અને બેડ માસ્ટર છે। તો એવું જ આપણા મગજને ટ્રેન કરી યોગ્ય દિશામાં લઈ જવા માટે ઉપસ્થિત છે ત્રિपुટી, सत्यचित અને आनंद। आपसे शुरू करते हैं। सोल क्या है? सोल को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम अपर्णा इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। बॉडी माइंड हम बहुत अच्छे से समझते हैं, मगर बॉडी माइंड को यूज़ करने के बाद भी कई बार ऐसा एहसास होता है कि सब कुछ होते हुए भी हम खुश नहीं हैं। तो वो जो खुश नहीं है वो है सोल। तो सोल वो होती है जो हमेशा हर पल सिर्फ खुश रहना चाहती है, और उसको खुश रखने के लिए आपको अपने माइंड और बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। मगर सोल, शरीर तो ख़त्म हो जाता है, एक उसकी भी एक्सपायरी डेट होती है, बट आत्मा की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। पता नहीं कितनी जीवन से, कितनी लाइफ से वो आगे चलती चली आ रही है, और वो यहाँ पे पृथ्वी पे आई है कुछ ना कुछ सीखने के लिए। वो क्या सीखना चाहती है? वो जो हमारे लाइफ में ये तरह तरीके के रियलाइजेशन है, हम लाइफ से एक्सपीरियंसेस लेते हैं। तो सोल यहाँ पे एक स्कूल के जैसे आई है, एक बच्चे के जैसे आई है स्कूल में पढ़ने के लिए। हर दिन वो कुछ सीख रही है, और जिस दिन ये सब कुछ सीख जाएगी उसको बोलते हैं सैल्वेशन। तो सोल को अगर खुश रखना है तो अपना बॉडी माइंड यूज़ करके बिंदास लाइफ जियो, खुश रहना सीखो। दैट इज़ द सोल। जी अपर्णा जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं। ओके, तो मेरा नाम अपर्णा पांडे है, मैं बॉम्बे से हूँ। मैं कई सालों से एक हैप्पीनेस पे काम कर रही हूँ। मैं मेडिटेशन ट्रेनर के जैसे काम करती हूँ, मगर मैं जानना चाहती हूँ और सिखाना चाहती हूँ कि कैसे हर पल, हर सिचुएशन में खुश रहा जाता है। तो जब आप अपने जो भी भगवान ने मैकेनिज़्म बना के भेजा है, बॉडी माइंड सोल, जिसका अभी जिक्र किया, अगर आप इसको अच्छी तरीके से जान लेते हो, पहचान लेते हो, तो डेफिनेटली आप हमेशा खुश रह सकते हो। तो आई एम वर्किंग एज ए साइकोलॉजिस्ट, मेडिटेशन ट्रेनर एंड हैप्पीनेस कोच। ओके, बहुत अच्छा। अब हम बात करते हैं जितेंद्र जी से। मन जो हमारे पूरे बॉडी को हैंडल करता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ जी, पहली बात तो ये है कि मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। डॉक्टर जितेंद्र अड़िया मेरा नाम है, अहमदाबाद में रहता हूँ। 121 किताबें लिखी है, दुनिया के 50 देशों में मैंने प्रोग्राम दिए हैं, और मेरी फेमस किताब है प्रेरणा का झरना, जिससे दुनिया जानती है, जो गुजराती में मिलियन कॉपी बेचने का मेरा रिकॉर्ड रहा है। 10 भाषा में अभी अवेलेबल है। तो मन के बारे में मैं 32-33 सालों से सिखा रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने सीखा और सिखाना शुरू किया तब लोग माइंड के बारे में जानते ही नहीं थे। शायद अभी आप में देखने वालों में से भी बहुत सारे लोग मन के बारे में जानते नहीं होंगे कि मन क्या होता है। ज़्यादातर हम दिमाग की बात करते हैं, तो दिमाग और मन दोनों अलग अलग चीज़ है। दिमाग हमारे शरीर का एक अंग है, एक पदार्थ है, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, काट सकते हैं, नुकसान उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मन के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि मन एनर्जी है। कंप्यूटर की भाषा में कहे तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। दिमाग हार्डवेयर है, मन सॉफ्टवेयर है। तो मैं अभी तक सॉफ्टवेयर के बारे में सिखाया करता था कि मन क्या है, हमारे कितने मन होते हैं। तो जैसे 2 मन होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस मन। तो और दोनों के क्या पावर्स है, दोनों का इस्तेमाल करके हम जीवन में हर कुछ चीज़ कैसे पा सकते हैं, ये सब सिखाता था। बट लेटली मैंने ये देखा कि हम ब्रेन को क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेन इज़ ए हाउसिंग जिसके अंदर ये सॉफ्टवेयर रहता है। तो अभी मैंने ब्रेन के बारे में भी सीखना और सिखाना चालू किया, जिसका एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आया, न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरो यानी न्यूरॉन, जो बॉडी के ब्रेन के सेल रहते हैं उसको न्यूरॉन्स कहते हैं, और प्लास्टिसिटी यानी एबिलिटी टू रीएडजस्ट एंड स्ट्रेच, रीअलाइन, इसको प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो पहले ऐसा माना जाता था जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था कि ब्रेन एक बार डैमेज हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। इतने हमारे न्यूरॉन्स है और इसके बीच में जितने कनेक्शन है वो एक फाइनल बन जाता है 18 ईयर्स तक, बाद में कुछ चेंज नहीं होता है। लाइक हमने घर बना लिया तो घर को रिस्ट्रक्चर नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत पॉलिशिंग कर सकते हैं, मगर ये नहीं कर सकते। मगर ब्रेन के बारे में ऐसा ही माना जाता था। अब मानते हैं कि यू कैन रिस्ट्रक्चर योर ब्रेन, यू कैन डेवलप योर ब्रेन, और इसका सब्जेक्ट का नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। जो न्यूरॉन्स है, जो फंक्शनल यूनिट हमारा ब्रेन है, उसकी कुछ खासियत रहती है। अगर उसको सीख लो और उसको चैलेंज करना सीख लो तो वो चैलेंज लेके खुद को डेवलप करता है और खुद को रीऑर्गेनाइज करता है, नए काम के लिए तैयार करते हैं। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारी कुछ आदतें बन जाती हैं,
वो आदतें बदलने में काम आता है। जीवन में बहुत सारे रिजल्ट पाने के लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी है। तो दोनों सब्जेक्ट के ऊपर मैंने अभी काम शुरू किया है। जब मन की बात निकली तो एक और सब्जेक्ट है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उसके ऊपर भी मैं बहुत काम करता हूँ। जो प्रेरणा का जर्ना पार्ट 2 आ रही है वो इसके ऊपर ही आ रही है, NLP के ऊपर आ रही है। तो NLP क्या होता है कि हमारे 5 इंद्रियों से जो माहिती लेते हैं वो माहिती एक कंप्यूटर में जाती है, एक छोटा सा मिनी कंप्यूटर रहता है, वहाँ जाके उसके ऊपर कुछ प्रोसेस होते हैं और बाद में उसका एक अनुमान किया जाता है कि ये घटना है वो ऐसी है। तो घटना कैसे भी हो मगर हमारा प्रोसेसिंग यूनिट वो घटना का क्या अनुमान निकालता है उसको घटना 1 एंड घटना 2 कहेंगे। यानी घटना 1 जो बाहर की दुनिया में बनी है मगर उसको हमारे फिल्टर में से पास होकर जो हम अनुमान निकालते हैं उसको घटना 2 यानी इवेंट 2 कहेंगे। वो सभी लोगों की अलग अलग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी बाहर एक धमाका आवाज़ आया तो सबके मन में अलग अलग विचार आए होंगे, बम फटा होगा, सिलेंडर फटा होगा, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होगा, भूकंप आया होगा। ऐसा क्यों होता है? घटना तो है कि सबके ब्रेन में इंफॉर्मेशन सेम गई है मगर जो हमारे अंदर के फिल्टर है वो फिल्टर ने उसको घटना को अंजाम दिया क्योंकि उसके अंदर जो एक्सपीरियंसेस पड़े, उनके अंदर बिलीफ सिस्टम पड़ी है, उसके साथ मिशन मैच करके लाइटनिंग स्पीड से सब होता है और घटना 2 बना देता है। और हम जिसको रिस्पॉन्ड करते हैं वो घटना 1 को नहीं करते, घटना 2 को करते हैं। यानी हमने घटना का जो मीनिंग निकाला है वो। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस प्रोसेसिंग यूनिट। ये प्रोसेसिंग यूनिट को समझे, घटना 2 को समझे तो हम हमारे जीवन में बहुत कुछ रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। ये बहुत नया सब्जेक्ट है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो यानी न्यूरॉन्स हमारे, लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज, एंड प्रोग्रामिंग यानी उनको ट्रेनिंग देना। तो ये सब्जेक्ट है। चौथा सब्जेक्ट है हिप्नोसिस। आपने हिप्नोटिज्म का नाम सुना होगा, हिप्नोसिस। तो ये भी मेरा सब्जेक्ट है। चारों माइंड रिलेटेड सब्जेक्ट है। आपने मेरे शो में देखा होगा मैं कैसे फट से किसी को जादू से एकदम गिरा देता हूँ नीचे, ऐसे खड़े और टच करता हूँ नीचे गिर जाता है, इंस्टेंट हिप्नोसिस करता हूँ। तो ये सब कैसे होता है, एक पूरा विज्ञान है। उसमें क्या करता है हिप्नोटिस्ट, सामने वाले सब्जेक्ट को इन्फ्लुएंस में लेके उनसे जो चाहे वो काम करवा सकता है। ये हिप्नोटिज्म, जो चाहे यानी ओनली पॉजिटिव। आप किसी से नेगेटिव काम हिप्नोसिस से नहीं करवा सकते हैं, समझे ना। तो ये सब चीज़ें होती है जिसका बहुत थेरेपेटिक यूजेस है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन, इवन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी शायद अभी इसको रिकग्नाइज़ कर दिया एज ए थेरेपी, पहले नहीं मानते थे। तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। लाइफ को बदलने के लिए सभी साइंस की ज़रूरत होती है। तो आजकल मैं ये बहुत सारे माइंड के ऊपर काम करता हूँ। वैसे तो आपको पता है मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, यानी कि बॉडी का डॉक्टर था, अब माइंड का डॉक्टर बन गया हूँ। कैसे सर आपने डॉक्टरी फील्ड छोड़ के ये फील्ड, कौन सी चीज़ थी जिसने आपको ऐसे प्रेरित किया? सब लोग यही पूछते हैं। उसका कारण था कि एज ए डॉक्टर मैं लोगों की बीमारी ठीक कर सकता था, उसका जीवन ठीक नहीं करता था। अब यहाँ तो लोगों का जीवन में ठीक करता हूँ। लोग आके बोलते हैं सर आपको मिलने के बाद मेरा जीवन चेंज हो गया। देखो ये अपर्णा जी 1 महीने के बाद बोलेगी कि आपने मेरा जीवन चेंज कर दिया। अमित बोलते हैं कि आपने मेरा जीवन चेंज कर दिया। तो कौन सा काम अच्छा है, किसी की बीमारी ठीक करना या जीवन चेंज करना? तो ये काम ऐसा है और वो आपको हमेशा याद रखेंगे जिनका जीवन आपने चेंज किया। दूसरी बार मैंने देखी है कि हम दुनिया में 2 ही टाइप के लोगों को हमेशा याद रखते हैं, लाइफ लॉन्ग याद रखते हैं। एक जिन्होंने हमारे जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन लाया है, यानी जिसका हमारे लाइफ में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, और दूसरा जिसका हमारी लाइफ में नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है। ये 2 को ही हम याद रखते हैं, बाकी सबको भूल जाते हैं। यानी अगर आपको लाखों दिलों में जगह बनानी है तो आपको 2 में से एक करना पड़ेगा। किसी के जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन लाओ या किसी के जीवन में विलन का रोल करो, तो आपको ज़िंदगी भर भूलेंगे नहीं वो। तो मैंने पहला रास्ता चुना है लोगों के जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन लाने का, इसलिए मैं मेडिकल लाइन छोड़ के इसमें आ गया एंड आई एम हैप्पी। लाखों लोग मुझे मिलते हैं, बोलते हैं कि आपकी वजह से मेरी लाइफ बनती है। मुझे खुशी होती है जब सामने वाला अचानक मुझे मिल के उनके चेहरे पे जो खुशी आ जाती है ना, देख के मुझे लगता है यार मैंने इतना अच्छा काम किया, ये देखो मुझे मिल के ही उसके चेहरे पे रौनक आ गई है। अभी मैं ज्यूरिच से पेरिस जा रहा था ट्रेन के अंदर, बुलेट ट्रेन के ऊपर, एक गुजराती कपल मिल गया। वो देख के पूरा फैमिली एकदम एक्साइट हो गया, अड़िया साहब आप यहाँ कैसे, ऐसा करके मैं हैरान हो गया। मैं आप मुझे जानते हैं? बोले हाँ हम आपको जानते हैं। बोले कैसे? बोले प्रेरणा का झरना खिताब ने हमारा जीवन बदल दिया, हम पहली बार मिल रहे हैं और मैंने विजुअलाइज किया था कि यहीं कहीं मिल जाए यूरोप में, और देखो आप अचानक मिल गए। तो उनके चेहरे पे जो खुशी थी ना, देख के हमें लगता है यार हम भगवान का काम कर रहे हैं। देखो लोग हमें मिल के बहुत खुश हो रहे हैं, ऐसा है ना। तो यही काम करना चाहिए। ये मेरी डॉक्टर दिया रेशम वाला। अभी हम लोग ज्यूरिक स्टेशन से ट्रेन में बैठे हैं, जस्ट ट्रेन स्टार्ट हुई है पेरिस।
के लिए। और लकीली मुझे डॉक्टर जितेंद्र अड़िया सर मिल गए और वो भी हमारी बाजू की सीट में ही है एंड वी आर बिग फैन ऑफ हिम। सो मुझे मतलब आई एम ब्लेस्ड के हमें डॉक्टर सर मिले आज। हम उनको फॉलो करते हैं, उनकी बुक्स पढ़ते हैं और उससे हमारी लाइफ में भी काफी चेंज आया है। और उनका जस्ट एक वीडियो अपलोड हुआ था जिनीवा का, जो वेदर फोरकास्ट था वो काफी बारिश दिखा रहा था, बट उन्होंने जो विजुलाइज किया उससे उनको बारिश की तकलीफ नहीं हुई और बारिश नहीं हुई। सो ये वर्क करता है एंड आई एम रियली ग्लेड सर से मिलकर। દર્શક મિત્રો, આપણી સાથે આજે ઉપસ્થિત છે અમિતજી, જે ખુદ પણ એમડી ડૉક્ટર છે. આનંદ વિશે તમે શું કહેશો? યસ, આજના સમયની અંદર તમે જુઓ છો કે ચિંતા છે, તણાવ છે અને અનિંદ્રાના આવા કેસીસ વધી રહ્યા છે. સૌથી પહેલાં તો હું મારી ઓળખ આપી દઉં. મારું નામ ડૉક્ટર અમિત મારું છે. હું અહીંયા રાજકોટની બાજુમાં એક કુવાડવા છે ત્યાં મેડિકલ પ્રેક્ટિસ કરું છું. મારી પાસે એવા ઘણા બધા પેશન્ટ્સ આવતા કે જેને સાયકોસોમેટિક ડિઝીઝ હતા. અમે રિપોર્ટ્સ કરાવીએ તો રિપોર્ટ્સ બધા નોર્મલ આવતા હોય, પણ કંઈ ને કંઈ એને પ્રોબ્લેમ સતત શરીરમાં થતા રહેતા હોય છે. આ ઉપર મેં થિંકિંગ કર્યું તો મને એક વસ્તુ જાણવા મળી કે એમના જે મનોદૈહિક રોગો હોય છે એને સૌથી પ્રથમ તો એનું જે મન હોય છે એની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક તણાવ હોય છે, ચિંતા હોય છે અને એની પાછળનું ઘણું બધું કારણ હોય છે. આજે સ્ટ્રેસ અને આ એક એવી વસ્તુ છે કે જેનાથી ડાયાબિટીસ અને કેન્સર જેવા મહાન રોગો કે જે પ્રાણઘાતક હોય છે એ પણ થઈ રહ્યા છે. તો આના રૂટ કોઝ ઉપર જવા માટે મેં રિસર્ચ કર્યું અને ખાસ કરીને મારા ગુરુ ડૉક્ટર જીતેન્દ્ર અડિયા સાહેબ પાસેથી માર્ગદર્શન લીધું, ટ્રેનિંગ લીધી. તો મને જાણવામાં આવ્યું કે આ સબ્જેક્ટ્સ ઉપર લોકોને હું જો માહિતગાર કરીશ, એમાં અવેરનેસ ફેલાવીશ, લોકો મનથી પહેલાં સાજા થશે, પછી દવા અસર કરશે. કોઈ પણ દવા ઘણીવાર મેં એવું વિચાર્યું કે હું સારામાં સારી દવા આપતો હતો તો પણ એ લોકો સારા નહોતા થતા. એનું મેઇન કારણ એ હતું કે એ લોકો મેન્ટલી એને એક્સેપ્ટ નહોતા કરી શકતા. આ વિષય ઉપર ઘણું બધું રિસર્ચ કરવા પછી મને ખ્યાલ આવ્યો કે ભાઈ માઇન્ડ પાવર અને મનની જે શક્તિઓ છે એના વિશે લોકોને આ અવેરનેસ પહોંચાડવી જોઈએ. બિલકુલ. સૌથી મહત્ત્વની વસ્તુ અત્યારે જે હોય છે કે લોકોને પોતાની જે લાઈફ હોય છે એમાં સમથિંગ મિસિંગ ફીલ કરતા હોય છે. કંઈ પણ પૈસા હોય છે એ મેળવી લેતા હોય છે, એમની ડિગ્રી મેળવી લેતા હોય છે, એમને જે કંઈ પણ વસ્તુ જોતી મેળવી લેતા હોય છે, તેમ છતાં ક્યાંક ને ક્યાંક ખૂણામાં એક અકેલાપન અને સમથિંગ મિસિંગ આ બે વસ્તુ સતાવે છે. આજે ચેટ જીપીટી આટલું વધી રહ્યું છે, લોકો ચેટ જીપીટી સાથે કલાકોના કલાકો વાતો કરે છે, પણ એની સાથે એના ફેમિલીમાં રહેતા વ્યક્તિ સાથે વાત નથી કરી શકતા. એના માટે અમે એક સરસ મજાની બુક લખી છે કે તમારી લાઈફ સ્ક્રિપ્ટ ચેન્જ કરો, રીવરાઇટ યોર લાઈફ સ્ક્રિપ્ટ. એમાં અમે ટ્રાન્ઝેક્શન એનાલિસિસ નામનો એક સબ્જેક્ટ શીખવાડ્યો છે. તો એમાં કોમ્યુનિકેશન ઉપર ભાર આપવામાં આવ્યો છે. ઘણીવાર આપણને એવું પણ લાગતું હોય છે કે કોઈ બોલે એ બી આપણને ગમતું નથી હોતું અને એનાથી આપણે ચીડાઈ જતા હોય છે. ઘરમાં કોઈ એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિ સાથે વાત નથી કરી શકતો. તો આ કોમ્યુનિકેશનના હિસાબે આવા ઘણા બધા રોગો પણ અત્યારે થઈ રહ્યા છે. સમાજમાં ઘણા બધા એવા ઇન્સિડન્ટ્સ પણ બની રહ્યા છે અને ઘણા બધા ગુનાઓ પણ બની રહ્યા છે. તો આનું જે રૂટ કોઝ છે એ કોમ્યુનિકેશન છે અને આ બધા જે માઇન્ડ પાવર છે એનું સાચું નોલેજ. તો આના માટે જો વ્યવસ્થિત જેવી રીતે અવેરનેસ આવે તો લોકોની અંદર હેપીનેસ વધી શકશે અને તો જ લોકો આનંદમાં રહી શકશે. માઇન્ડ ટ્રેનર છો, માઇન્ડ ટ્રેનિંગ આપો છો, પણ માઇન્ડ પાવર શું છે? મેં કહ્યું ને, મન એટલે એક સોફ્ટવેર છે. બે મન છે, કોન્શિયસ અને સબકોન્શિયસ માઇન્ડ, અને બેનું કોમ્બિનેશન 100% ગણીએ તો 10% કોન્શિયસ માઇન્ડ પાસે છે, 90% સબકોન્શિયસ માઇન્ડ પાસે છે. હવે લોકોને સબકોન્શિયસ માઇન્ડ વિશે બિલકુલ ખબર નથી, એટલે 90% પાવરથી તો અજ્ઞાન જ છે. ખબર ખાલી 10% છે અને 10%નો 10% વાપરે એટલે ટોટલ પાવરનો 1%. તો 1% વાપરીને લોકો ડૉક્ટર, એન્જિનિયર, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, બિલ્ડર બની જાય છે. તો 10-20% વાપરે તો શું થાય? સૌથી વધુ માઇન્ડ પાવર આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈને વાપરેલો 4.5% હતો. તમે વિચારો કે 4.5% માઇન્ડ પાવરનો ઉપયોગ કરીને જો આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન દુનિયાના સૌથી મહાન વૈજ્ઞાનિક બની શકતા હોય તો 10-20-30%થી શું થાય? સ્કાય ધી લિમિટ. પણ આવું કેમ થાય છે? કારણ કે મન વિશે કોઈને ખબર નથી. એટલે મન વિશે મેં અજ્ઞાનતા ફેલાવવાનું નક્કી કર્યું, કરોડો લોકો સુધી મનનું જ્ઞાન પહોંચાડું. આ વિડીયો બી ઘણા લોકોના જીવનમાં ઉજાલો લાવી દેશે. તો મિત્રો, તમે જો આ કોન્શિયસ અને સબકોન્શિયસ માઇન્ડ વિશે ડિટેલમાં જાણો કે બંનેના કયા કયા પાવર છે અને એ પાવરનો કેમ ઉપયોગ કરવો, તો તમારા જીવનમાં સંઘર્ષ તો ના જ રહે. સંઘર્ષ વગર બધું થાય. મહેનત કરવી પડે, પણ સંઘર્ષ અને મહેનત જુદી વસ્તુ છે. અમિતભાઈએ કીધું સંઘર્ષ એટલે મહેનત સાથે સ્ટ્રેસ. મહેનત સાથે સ્ટ્રેસ નથી લેવાનો, એમનો સ્ટ્રેસ વગર મહેનત કરવાની છે. આ બધું શીખવાનું છે. આ મન છે ને એક જાદુઈ ચિરાગ જેવું છે, અલાદીનનો જાદુઈ ચિરાગ. કે ચિરાગ ઘસો એમાંથી જીન પ્રગટ થાય અને જીન કે હુકમ મેરે આકા, આકાની બધી ઈચ્છા પૂરી કરે.
આપણું સબકોન્શિયસ માઇન્ડ એટલે કે અર્ધજાગ્રત મન એક સૂતેલા જીન જેવું છે અને આપણું મગજ છે એ જાદુઈ ચિરાગ છે. બસ એને ઘસતા શીખવાનું છે, એમાંથી જીનીને બહાર કાઢવાનો છે અને જીનીને હુકમ આપવાનો છે, બસ આટલું ઇઝી છે. તો કેવી રીતે ઘસવાનો? તો એના માટે આપણે ઇનર જર્ની કરવી પડે. અપર્ણાબેન જે મેડિટેશન શીખવે છે એ એકચ્યુઅલી ઇનર જર્ની છે. તમે જ્યારે ઇનર જર્ની કરો છો ત્યારે તમારું સબકોન્શિયસ માઇન્ડ એક્ટિવેટ થાય છે, તમારા હુકમ લેવા તૈયાર થાય છે અને એ સમયે તમે જે હુકમ આપશો ને એ હુકમ ઉપર એ કામ કરવાનું ચાલુ કરી દેશે અને તમારા જીવનમાં હકીકત કરી દેશે. આપણે બીજી રીતે જઈએ તો ભગવાન પાસે માગીએ છીએ અને આપણને મળી જાય છે. કેમ? કારણ કે ભગવાન એના ઉપર તથાસ્તુ કરી દે છે. તો જે આખું આ તથાસ્તુનું વિજ્ઞાન છે ને એ સમજવા જેવું છે કે ભગવાન એટલે આપણું સબકોન્શિયસ માઇન્ડ છે. આપણને ઘણા આપણા ધર્મમાં કહે છે કે ભગવાન તારી અંદર છે, પણ ક્યાં છે? સ્ટમકમાં છે, બોનમાં છે, ક્યાં છે? કિડનીમાં છે. તો ભગવાન છે ને એ સબકોન્શિયસ માઇન્ડ જ છે, જે આપણે અંદર છે કહે છે એ. તો આપણે બહારના ભગવાન પાસેથી માગીએ છીએ ને એને ડિસ્ટર્બ નહીં કરો. હું બહારના ભગવાન પાસે નથી માગતો, મારા સબકોન્શિયસ માઇન્ડ પાસે માગું છું, જે મારો અંગત ભગવાન છે, પર્સનલ ગોડ છે. અને એની પાસેથી માગશો ને તો એ પણ તથાસ્તુ કહેશે, જેમ બહારના ભગવાન કહે છે એમ. એટલે કે તમારી બધી ઈચ્છાઓ પૂરી થશે. अपर्णा जी, जैसे सर ने बात की तथास्तु, इस तथास्तु जो मेहनत करता है उनको मिलता है. तथास्तु के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? एक कहानी सुनाती हूँ. तो एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति भगवान से बोलता है कि अगर आपको मुझे गुस्सा नहीं देना था, अहंकार नहीं देना था, जिद नहीं देनी थी, लालच नहीं देनी थी, तो ये सब बनाया ही क्यों? तो भगवान ने बोला कि इसके ऊपर मैंने तुम्हें एक चीज़ और दी है. उसने कहा क्या? इच्छा शक्ति. फिर उसने कहा आपको क्या पता, आप तो वहाँ बैठे हो, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे जीवन में क्या घट रहा है, मैं कितना परेशान हूँ, कितना स्ट्रेस, आपको समझ में आता है? तो भगवान ने बड़े प्यार से बोला, किसने बोला तुम्हें सफ़र करने को? मतलब ये हमारी चॉइस है कि हम सफरिंग करें या खुश रहें. भगवान तो पूरे पल बैठा हुआ है तथास्तु कहने के लिए, है ना? अब ये हम पे डिपेंड करता है हम कैसा सोचते हैं. हमारी पूरी लाइफ हम जो जी रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, वो सब मैनिफेस्टेशन है. आप अपनी लाइफ में कई बार ऐसा सोचोगे, आप सोचते रहते हो अरे बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है. यकीनन एक दिन ऐसा आएगा जब आप स्ट्रेस में जीने लगोगे, आप बीमारियों का शिकार बन जाओगे, आप परेशान रहने लगोगे. मगर वो व्यक्ति जिसकी लाइफ में शायद बहुत परेशानी है, आप स्लम्स पे देख लो ना, स्लम में जो लोग रहते हैं कई बार उनका जीवन हमसे बहुत नीचा है, हम बहुत अच्छे से जी रहे हैं तभी भी हम खुश नहीं हैं, मगर वो लोग वहाँ रह के भी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं. क्या फ़र्क है? क्योंकि वो समझते हैं और उन्होंने उस चीज़ को स्वीकार लिया है, इसलिए वो खुश हैं. मगर हमारे जीवन में संतोष नहीं है. तो अगर हमको लाइफ बनानी है, भगवान तो बैठा है निश्चित तरीके से तथास्तु बोलने के लिए. हमें डिसाइड करना है हमें क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या समझना है. तो जैसा सोचेंगे वैसा होगा. विल पावर हमारे पास इतनी है कि दुनिया की कोई एस्ट्रोलॉजी उसके आगे नहीं है. जहाँ एस्ट्रोलॉजी ख़त्म होती है वहाँ से तथास्तु शुरू होता है. બિલકુલ. અમિતજી, અત્યારે તમારી પાસે ઘણા એવા પેશન્ટ આવતા હોય છે. મોટાભાગની બીમારીઓ છે એ મનથી શરૂ થતી હોય. મન પાવર વધારે હોય કે તો આપણે સાજાઈ ઝડપથી થઈ જઈએ એમ, પણ જો ઓછો હોય તો એમ. તો પેશન્ટમાં શું જોવા મળે છે તમને? યસ, ખાસ કરીને આપણે પેન્ડેમિક જ્યારે આવ્યું હતું કોરોના, ત્યારે તમે જોયું હશે કે ઘણા બધા એવા પેશન્ટ્સ હતા કે જે પોતાનો વિલ પાવર એને હતો તો એને કંઈ પણ નહોતું થયું. ઇવન એ લોકોને હોસ્પિટલાઇઝેશન પણ થવું ન પડ્યું હતું. તો એકચ્યુઅલી આ જે વસ્તુ છે એ બોડીની અંદર આપણા જે હોર્મોન્સ હોય છે, આપણા જે બોડીના સેલ્સ હોય છે, એ વન ટાઈપ ઓફ કેમિકલ રિએક્શન જ થતું હોય છે. તો આપણા મનની ઉપર બહારની જે ફ્રીક્વન્સી હોય છે, એનું વાતાવરણ હોય છે, થિંકિંગ પેટર્ન હોય છે, એની ઘણા ઉપર અસર પડતી હોય છે. જેમ કે હું તમને વાત કરું કે તમે ખાલી એવો વિચાર કરશો કે અત્યારે તમે લીંબુની સ્લાઇસ લઈ રહ્યા છો, તો એ ખાલી તમારા મનમાં વિચાર લાવવાથી પણ તમારા જે સલાઇવરી ગ્લેન્ડ્સ છે એક્ટિવેટ થઈને તમારી અંદર એ પાણી આવી જતું હોય છે. એવી જ રીતે તમે સપોઝ એવું વિચારો કરો કે તમે અત્યારે કોઈ એક ફિલ્મ એક્ટરને જોઈ રહ્યા છો, તો એ તમારા માનસ પટલની ઉપર તમને દેખાશે. તો આ બધી વસ્તુ એવી છે કે બોડી અને માઇન્ડ એ બધાનું કનેક્શન હોય છે ને, એની અસર આપણા જે ફિઝિકલ બોડી ઉપર આવતી રહેતી હોય છે. એવું કહેવાય છે કે બાયોલોજિકલ બોડી પણ અલગ હોય છે, તમારું જે ફિઝિકલ બોડી પણ અલગ છે અને મેન્ટલ બોડી પણ અલગ હોય છે. તો મેન્ટલ બોડી જ્યાં સુધી સ્ટ્રોંગ રહેશે, એનો જે વિલ પાવર જેટલો વધારે રહેશે, એટલો જ તમારું જે ફિઝિકલ બોડી છે એને સાથ આપશે.
અત્યારે ઘણા બધા તમે એવું વિચારતા હશો કે તમારે માઉન્ટેન ઉપર જવું છે, તમારે ઘણા બધું સ્વિમિંગ કરવું છે, પણ મન તમારું ઈચ્છતું હશે પણ તમારું બોડી સાથ નહીં દેતું હોય. તો આ જે ડિઝીઝ જે થાય છે એ અહીંથી શરૂઆત થતી હોય છે કે જ્યારે તમારું મન અને બોડી બે કનેક્ટ નથી થતું હોતું અને એ તમે જે ધારો એ પરિણામ તમારું બોડી તમને આપી ન શકે, એ એક ડિઝીઝની શરૂઆત છે. તો આવા જે પણ પ્રાઇમરી સિમ્ટમ્સ આવે કે તમારે કરવું છે તેમ છતાં તમારું બોડી નથી આપતું, એનો મતલબ એમ છે કે બંનેની વચ્ચે એલાઇનમેન્ટ નથી. તો એના ઉપર જે સર હમણાં વાત કરતા હતા ન્યુરોપ્લાસ્ટિસિટી, તો આ બધી વસ્તુ તમે શીખો તો એ તમારા ફિઝિકલ બોડીને તમે એ રીતે ટ્રેન કરી શકો જેવી રીતે તમારું મન ઈચ્છે એવી રીતે. તો આ વિલ પાવર વધારવા માટે અને કોન્ફિડન્સ વધારવા માટે આવા બધા સબ્જેક્ટ્સનું નોલેજ લેવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જીતેન્દ્રજી, જેમ તમે વાત કરી એમ કે મન, પહેલાં તમે મન વિશે કરતા પછી મગજ ઉપર, પણ મનની અંદર જ્યારે કન્ફ્યુઝન ઊભું થાય કે મારે આ કરવું જોઈએ કે આ કરવું જોઈએ, જ્યારે એનું ક્લેરિફિકેશન ન મળે ત્યારે શું કરવું જોઈએ છે એ સંઘર્ષમાંથી બહાર આવવા માટે? વેરી ગુડ. જો પહેલી વાત એ છે કે મેં કહ્યું એમ મન આપણા બે છે, કોન્શિયસ માઇન્ડ અને સબકોન્શિયસ માઇન્ડ, એટલે કે જાગ્રત મન, અર્ધ જાગ્રત મન. આ વિચારવાનું કામ છે ને એક જાગ્રત મન કરે, અને વિચારોમાં ગડબડ એટલે આપણે એને કન્ફ્યુઝન કહીએ છીએ. અને જ્યારે માઇન્ડ કન્ફ્યુઝ હોય ને ત્યારે એનું જે મેઇન ફંક્શન છે ડિસિઝન લેવાનું, કાં ખોટું ડિસિઝન લઈએ ને કાં ડિસિઝન પેરેલિસિસ થઈ જાય. આપણે કન્ફ્યુઝ હોય એટલે ડિસિઝન ના લઈ શકીએ. અને મેં જોયું છે કે મોટા ભાગની જનતા કન્ફ્યુઝ છે, એને ક્લેરિટી છે જ નહીં, અને એને કારણે રિપીટેડલી ખોટા ડિસિઝન લેતા જાય છે અને એને કારણે એ દુઃખી થતા જાય છે. ખરેખર જિંદગીમાં સફળ થવા અને સુખી થવા માટે શું જરૂર છે? રાઇટ ટાઈમે રાઇટ ડિસિઝન લેવાની, રાઇટ ટાઈમે રાઇટ એક્શન લેવાની. પણ રાઇટ ટાઈમે રાઇટ ડિસિઝન માટે તમારું માઇન્ડ એકદમ ક્લિયર હોવું જોઈએ, કન્ફ્યુઝ ના હોવું જોઈએ. એટલા માટે જ મેં પુસ્તક લખ્યું છે કન્ફ્યુઝન ટુ ક્લેરિટી, જેના મારા સેમિનાર વર્કશોપ બી આવશે કે જે લોકો કન્ફ્યુઝ છે અને કેવી રીતે ક્લેરિટી તરફ લઈ જવા, અને એનું ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ બી આવશે. તો અત્યારે ઘણી બધી જનતા કન્ફ્યુઝ છે અને એ ક્લેરિફાય કરવા માટે આપણે કોન્શિયસ માઇન્ડને શાંત કરવું પડે. કોન્શિયસ માઇન્ડ જ્યારે સ્ટ્રેસ આવે ને ત્યારે કન્ફ્યુઝ થાય. જેવું તમે સ્ટ્રેસને ડિસ્ટ્રેસ કરો, એમાંથી બહાર આવો એટલે ક્લેરિટી આવતી જાય. જેમાં અપર્ણાબેન કરે છે મેડિટેશનનો રોલ છે, એફર્મેશનનો રોલ છે, જર્નલિંગનો રોલ છે, ઘણા બધા રોલ છે. એટલે જે વ્યક્તિ અત્યારે કન્ફ્યુઝ છે એમને તો સૌથી પહેલાં જલ્દીથી શીખી લેવું જોઈએ કે આ કન્ફ્યુઝનમાંથી કેવી રીતે બહાર આવવું, એટલે કે કન્ફ્યુઝન ટુ ક્લેરિટી તરફ કેવી રીતે વધવું. ને એકવાર તમારી ક્લેરિટી આવી જાય ને તો તમે જિંદગીના ઘણા બધા સાચા નિર્ણયો જલ્દી લેશો, અને સાચા નિર્ણયો લેશો તો જ તમે સાચી જિંદગી જીવશો. ખોટા નિર્ણયો ખોટું કરી દેશે. તમને મોટો કોર્પોરેટ એક્ઝામ્પલ આપું. રતન ટાટા આટલા મોટા માણસ હતા, ખૂબ મોટા ઉદ્યોગ વિકસાવ્યા, એણે એક ખોટું ડિસિઝન લીધું અને ટાટાને કેટલું બધું નુકસાન થયું દુનિયા આખીને ખબર છે. એ કયું ડિસિઝન હતું? નેનો બનાવવાનું. પછી એક સાચું ડિસિઝન બી લીધું, જેગુઆર બનાવવાનું, રેન્જ રોવર બનાવવાનું. એનાથી પાછા તરી ગયા. તો જિંદગીમાં આપણું જ્યારે માઇન્ડનું જે સ્ટેટસ હોય છે ને એમાંથી જ આપણું ડિસિઝન લેવાય છે. તો જ્યારે ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસિઝન લેતા હોય ને ત્યારે જોવું કે તમારું માઇન્ડ કન્ફ્યુઝ ના હોવું જોઈએ, ક્લિયર હોવું જોઈએ. અને પાણી ડોળું હોય તો આપણને નીચે કંઈ દેખાતું નથી, પણ જો કચરો બેસી ગયો તો નીચે સુધી દેખાય. એમાં પણ સ્પષ્ટ વિચાર તો જ આવે જો આપણું મન ક્લિયર હોય તો. અને માઇન્ડને ક્લિયર કરવા માટેનો એક જ રસ્તો મેડિટેશન, મેડિટેશન, મેડિટેશન. જેટલું તમે મેડિટેશન કરો ને એટલું તમારું માઇન્ડ ક્લિયર થાય. હું તો રોજ અડધો કલાક કરું છું, પણ અપર્ણાબેન તો રોજ 2.5 કલાક મેડિટેશન કરે છે. 4 વાગ્યા ઉઠીને મેડિટેશન કરે છે. એટલે એના મોઢાના તેજ પરથી દેખાઈ જાય છે કે આ મેડિટેશનવાળો વ્યક્તિ છે. એટલે જેવું તમે મેડિટેશન કરશો ને તમે ટોટલી પોઝિટિવ વાઇબવાળા બની જશો. તમારું માઇન્ડ ક્લિયર થઈ જશે અને ક્લિયર માઇન્ડથી તમે राइट डिसीजन ले सकते हो और जिंदगी में आगे बढ़ो। तो ध्यान में बैठने में ही प्रॉब्लम होती है कि उतनी देर हम बैठ नहीं पाते, या जब बैठते हैं तो सारे ख्याल होते हैं जो दिमाग में एक साथ आ जाने लगते हैं, तब क्या करना चाहिए? ओके, ध्यान क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम इतने सालों से, जितनी हमारी उम्र है उतने सालों के विचार यहाँ पे इकट्ठे हैं। तो जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि हमारे अंदर दिमाग में सारी चीज़ें इकट्ठी होती रहती हैं एक समय के साथ साथ, तो जो चीज़ें इकट्ठी हैं उसको निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है मेडिटेशन। तो जब आप पहली बार बैठोगे, 2 बार बैठोगे, 3 बार बैठोगे, तब आपको लगेगा कि ये तो बहुत गड़बड़ है, तो बहुत मुश्किल है इसको करना, बट ऐसा नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा, मेडिटेशन को हिंदी में बोलते हैं ध्यान। ओके, तो ध्यान का मतलब है अवेयर, फोकस्ड। तो अगर आपने दिमाग को एक टास्क दिया कि तुम इस चीज पर ध्यान रखो,
तो जैसे ही आप उसको बोलोगे ब्रेथ वॉचिंग करो, जैसे ध्यान का बड़ा कॉमन टेक्निक है ब्रेथ वॉचिंग, जब आपने उसको टास्क दिया कि ब्रेथ वॉचिंग करो तो ध्यान पूरा फोकस, दिमाग पूरा फोकस हो जाएगा आपका ब्रेथ पे और विचार आना बंद हो जाएंगे। विचार सिर्फ तभी आते हैं जब आपका फोकस हेवायर होता है। तो इसीलिए मेडिटेशन टूल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप एक एक टूल को कम कम समय के लिए लगाओ। अगर आप एकदम बिगिनर हो और 40 साल का दिमाग में क्लटर भर के बैठे हो, आई से दिस क्लटर कचरा, क्योंकि कचरा जैसे नहीं फ़ोन अपना होता है, फ़ोन में क्या है कि फ़ोन में आप अगर कितने भी स्टोरेज का फ़ोन हो, एक समय के बाद वो स्टोरेज फुल होता है और वो फ़ोन स्लो हो जाता है। फिर आप कितना भी कोशिश करो आप उसमें डेटा सेव नहीं कर सकते और उसको ऑपरेट नहीं कर सकते, तो आपको उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो जब आप इनिशियली एक एक मिनट के लिए ध्यान करो, 1 मिनट के लिए बैठो, 1 मिनट में भी कुछ विचार जाएंगे, फिर रोज़ बैठोगे 1 मिनट के लिए तो कुछ कुछ विचार धीरे 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 करके कम होने लगेंगे और आपको लगेगा कि आप रिलीज हो रहे हो। तो एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जब विचार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा आज बहुत कम उम्र में लोगों को मेमोरी लॉस होने लगा है, लोग भूल जाते हैं। फ्रिज खोला और फ्रिज खोल के खड़े और सोच रहे कि अरे निकालना क्या था, माइक्रोवेव खोला और ये भूल गए कि अरे इसमें से कुछ निकालना था कि मुझे कुछ काम करना था। तो ऐसा क्यों होता है? तो आई विल गिव एन एग्जाम्पल कि आपने यहाँ पे बहुत कचरा है, अब इस कचरे को ऐसे समझो कि आपके घर में किसी ने बहुत सारे टॉयज फैला दिए, पूरा फर्श टॉयज से भरा हुआ है और उसमें मैं जाकर एक सेफ्टी पिन डाल देती हूँ और मैं आपको बोलूँ कि अब इसमें से एक सेफ्टी पिन निकालो, तो कितना समय लगेगा? समय लगेगा ना। इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड दैट सेफ्टी पिन फ्रॉम दैट क्लटर। तो सिमिलरली जब दिमाग में बहुत सारे थॉट्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो जब आपने फ्रिज खोला तो दिमाग एकदम ढूंढ नहीं पाता कि मुझे कमांड क्या मिला था, क्योंकि वो पूरे समय जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो पीछे से एक्टिव है, तो कॉन्शियस माइंड एक्शन ले ही नहीं पा रहा। तो इसलिए जब आप ध्यान करते हो और छोटे छोटे टूल्स को यूज करते हो, जैसा मैंने अभी ब्रेथ वॉचिंग बोला, 1 मिनट के लिए अगर आपने बोला खुद को कि लेट्स वॉच योर ब्रेथ, तो कुछ समय के लिए आपको लगेगा कोई विचार पैदा ही नहीं हुआ। और ऐसा आप दिन में अगर 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार करते हो तो दिन में ऐसे कई पल निकल जाएंगे जब आपके कुछ विचार पैदा नहीं हुए और धीरे 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 करके आपका मन और आपका दिमाग शांत होने लगेगा। फिर मेमोरी लॉस भी नहीं होगा, इम्प्रूव हो जाएगी। बिल्कुल। अमित जी, लोग जो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उसके मुख्य कारण क्या है? क्यों लोग जा रहे हैं डिप्रेशन की तरफ? यस, सबसे पहला जो कारण है वो लोग जो अपने लाइफ में चेंज हो रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो चेंज ऑलवेज हो ही रहा है। एक्चुअली कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो और परिस्थिति हो, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। जब भी कोई हमें ऐसा प्रॉब्लम आए तो हमें एक चीज़ करनी चाहिए, एक हाथ में हमें ऐसी चीज़ को फोकस करना चाहिए, विजुलाइज करना चाहिए कि जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल हो, और दूसरे हाथ में हमें ऐसा देखना चाहिए कि उसमें हमारा कोई कंट्रोल ना हो। तो हमारे पास जो कंट्रोल है जो चीज़ के ऊपर, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे तो उसमें से 100% सॉल्यूशन मिलेगा और उससे हम ये जो परिस्थिति है उससे बाहर निकलेंगे। ज़्यादातर परिस्थिति में हम क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम प्रॉब्लम ही करते हैं। हमें फोकस करना है सॉल्यूशन और सॉल्यूशन पे। अगर आप सॉल्यूशन के बारे में थिंकिंग करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक उससे बाहर निकले का रास्ता मिलेगा, उसकी सीढ़ी मिलेगी। तो हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। कोई भी जब भी आए तो पहले तो एक तो जो चेंज है वो कॉन्स्टेंटली हो रहा है, ये यूनिवर्स का नियम है कि चेंज लगातार होता रहेगा और चेंज होगा तभी ये यूनिवर्स का जो प्रोसेस हो चल पाएगा। तो जीवन में संघर्ष, ये चेंज, ये सब तो आएगा ही, लेकिन उसको हमें वहाँ फोकस नहीं करना है, ठहरना नहीं है। एक नदी की तरह बहते बहते हमें ये जो पूरी प्रोसेस है उसको एंजॉय करना चाहिए। सर हमें सिखाते हैं, अडिया सर, कि भाई जो हमारे लाइफ में जन्म और मृत्यु ये 2 पॉइंट होते हैं, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसके बीच का जो टाइम मिला है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल डेफिनेटली है। और ये जो टाइम है उसको हमें, ये जो सफ़र है वो पूरी भी करनी है, उसमें सफल भी होना है, उसमें सुख भी पाना है और उसमें आनंद भी लेना है। आनंद का विरोधी शब्द है चिंता। तो हम बोलते हैं कि चिंता जो होती है वो चिता समान होती है। तो यानी कि जो प्रोसेस जो होता है चिता यानी कि डेथ, तो लगातार हम टूवर्ड्स डेथ ये जर्नी करते हैं। किसी न किसी वक्त ये जर्नी का जो एंड स्टॉप आएगा, लेकिन अगर आप इसको, ये जर्नी को, प्रोसेस को एंजॉय करोगे तो आप ऑलवेज हैप्पी रहोगे। जैसे हम बोलते हैं कि भाई जो डेस्टिनेशन होता है
उससे अच्छा जो रास्ता होता है उसमें एंजॉयमेंट मिलता है। काफ़ी बार हमने ये सब किया है, तो सेम वे हम उसको लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं कि जो डेस्टिनेशन है उससे बेटर हमारा जो रास्ता है उसको। हाँ, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। साक्षी, एक कहानी सुनाना चाहूँगी इसी के ऊपर अगर आप। हाँ हाँ बिल्कुल मैम। तो एक बार क्या हुआ, एक टीचर क्लास में लेक्चर ले रहे थे और उन्होंने अपने बच्चों को बोला कि ये, उन्होंने एक पेन लिया और अपने पेन हाथ पे रखकर ऐसे रखा, बोले बताओ इस पेन का वज़न कितना होगा। तो बच्चे किसी ने बोला 50 ग्राम, 100 ग्राम, ऐसे बोलते बोलते वो पेन आधा किलो का हो गया था। बच्चे अलग अलग गैस कर रहे थे। तो टीचर ने बोला कि ये पेन है 10 किलो का। सो बच्चे वाज लाइक 10 किलो का पेन कैसे हो सकता है। तो सर ने बोला कि देखो, जब मैंने इस पेन को उठाया तब ये 10 ग्राम का ही था, मगर क्योंकि मैं इसको इतनी देर से ऐसे रखा हूँ तो थोड़ी देर बाद हाथ भारी हो जाता है ना, तो हाथ पेन करने लगा, तो वही पेन 10 किलो का लगने लगा। यही है डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण। बात इतनी सी होती है, मुझे उसने इतना कह दिया, अब उस कही हुई बात को हमने इतने सालों से मन पे लगाए हुए, जिसने कहा वो तो भूल भी गया, उसको तो पता भी नहीं कि आपको इतना बुरा लगा, बट हमने उसको मन में लगा लगा के उसको मैनिफेस्ट कर लिया है और डिप्रेशन बना लिया है। तो हमको पता ही नहीं चलता कि हमारी लो एनर्जी कब बीमारी का कारण बन जाती है। तो डिप्रेशन एक्चुअली ऐसी, डिप्रेशन जैसी कोई बीमारी है ही नहीं, ये भी एक तरीके का लाइफस्टाइल है जो हमने एक्सेप्ट किया है और हम इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा आंसर दिया, बहुत अच्छी कहानी भी सुनाई। और जितेન્દ્રજી, મારું એવું માનવું છે કે જે વસ્તુ આપણી અંદર છે એ આપણે બીજાને આપશું, કે કોઈ ગુસ્સો આપણી ઉપર કરેલો છે એ ગુસ્સો આપણા મગજમાં ભરેલો છે એટલે કોઈ આપણને બોલાવશે તો આપણે એના પર એક ગુસ્સો જ કરીશું એમ, અને જો એ પ્રેમ કોઈનાથી મળેલો છે, આપણે ખુશ છીએ તો બીજા મળશે એની સાથે ખુશીથી જ વાત કરશું। એ બાબતે તમારું શું કહેવાનું છે? कहानी है कि एक आदमी कहीं प्रोग्राम में गया होगा, वहाँ सीख क्या है कि बिना कारण का किसी को स्माइल देना चाहिए। उसने सोचा कल से शुरू करूँगा, तो बाहर निकला होगा तो सामने एक आदमी मिला, उसको बिना कारण का स्माइल देके गुड मॉर्निंग कहा। अब वो आदमी टेंशन में होगा, उसने अनजान आदमी से स्माइल लिया और गुड मॉर्निंग सुना तो खुश हो गया, उनका एकदम आनंद में आ गया, खुशी। और वो खुशी खुशी में एक रेस्टोरेंट में खाना खाने को गया और वहाँ रेस्टोरेंट में खाना खा के $10 की टिप दे दी। ये 100 साल पुरानी कहानी है। तो वो ज़माने में $10 की टिप बहुत बड़ी हुआ करते थे, तो वेटर भी खुश हो गया, उनका दिन सुधर गया कि आज पहले ही कस्टमर ने हमको $10 की टिप दे दी। तो सोचा अभी मैं इतना खुश हूँ तो खुशी खुशी में अपने बेटा कब से वो पपी मांग रहा था, कुत्ते का बच्चा, तो बोले आज लेके जाता हूँ उनके लिए, उनको खुश करता हूँ। तो वो ज़माने में $10 का मिलता था, तो $10 का पपी लेके गया, अपने बेटे को खुश किया। चेन देखा, एक आदमी ने बिना कारण किसी को रास्ते में स्माइल दिया, खुश किया, उसने वेटर को खुश किया, वेटर ने सोचा बच्चों को खुश करें, पपी लेके गया और बच्चा खुश हो गया। चेन चलती है खुशी की। बाद में ये फैमिली रहने लगा और बच्चा उनके साथ खेलते खेलते बड़ा होने लगा, और वो झोपड़पट्टी में रहते थे, स्लम में रहते थे। अचानक एक बार आग लग गई तो कुत्ते ने सबको उठा दिया भौंक के जल्दी से, और वो पूरा फैमिली बाहर निकल गया। अभी जैसे कैलिफोर्निया में आग लगी है ना, वैसे ही थे, तो निकल गया, बच गया। बाकी काफ़ी लोग मर गए उसके अंदर, और ये बच्चा भी बच गया, उनके साथ खेला। अब देखा कि एक बिना कारण का स्माइल कोई फैमिली की लाइफ बचा सकता है। ये चेन रिएक्शन देखा, और ये कहानी इसलिए मशहूर है कि जो बच्चा वो कुत्ते के साथ खेल के बड़ा हुआ, उसका नाम है जॉर्ज वॉशिंगटन, जिसके नाम से आज वॉशिंगटन सिटी है। अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। तो कहने का मतलब है कि एक बिना कारण का स्माइल एक अमेरिका के प्रेसिडेंट की ज़िंदगी दे सकता है। ये होता है, आपने कहा ना, ये कोई भी फैलाने का कारण, और हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास है, जो नहीं है वो कैसे दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल है। तो सर, जब गुस्सा आता है, गुस्सा होता है मन में भरा हुआ, तो दूसरे इंसान तक ना पहुँचे उसके लिए क्या करना चाहिए? इसके बारे में मैं बताऊँ, मेरे पोता और पोती है, और मेरी बेटी गुस्से वाली है। तो बेटी की बेटी है ना, वो छोटी है और बेटा बड़ा है। तो मम्मी को बोलता है, मम्मी तुम ऐसा गुस्सा करते हो ना, फिर भाई सीख जाता है, वो मेरे पे गुस्सा करता है, फिर तुम मत किया करो ऐसा। देखो छोटा बच्चा भी ऑब्जर्व करता है कि मम्मी का गुस्सा वहाँ जाता है और मैं छोटी हूँ तो मेरे पे आता है। तो ये ऐसी चीज़ है कि जो ऑटोमेटिकली साइकिल में चलता रहता है। एंगर मैनेजमेंट के ऊपर मैंने पूरी किताब लिखी है, मेरा फुल डे का वर्कशॉप होता है एंगर मैनेजमेंट का, तो मैं सिखाता हूँ ये। साक्षी, एक और कहानी है। तो गुस्सा, वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट एक्चुअली, गुस्सा। तो एक बार एक
लेडी डॉक्टर के पास जाती है और बोलती है कि डॉक्टर मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मेरे घर में आए दिन झगड़ा होता है हस्बैंड से, तो कभी सास से तो कभी किसी से, और आप मुझे कोई ऐसी दवाई दो जिससे मेरा गुस्सा बंद हो जाए। डॉक्टर ने पहले सुना, फिर उसको पता था कि क्या करना है, फिर डॉक्टर ने उसको एक सिरप दिया और बोला कि जब तुम्हें गुस्सा आए तब तुम इसको मुँह में रखना, ना पीना ना उगलना, सिर्फ मुँह में रखना। तो उसने कहा ठीक है। तो जब उसको गुस्सा आया उसने किया और उसने ऐसा कई बार ट्राई किया एंड शी वॉज रियली हैप्पी। वो वापस गई डॉक्टर के पास, बोलती आपने क्या दिया था, मतलब मेरा गुस्सा तो बिल्कुल ऐसा कंट्रोल आया है कि मैं तो कुछ बोलती ही नहीं हूँ आजकल। मगर एक चीज़ है, उस गुस्से वो जो आपने सिरप दिया था ना उसका टेस्ट बहुत गंदा था, ऐसा लगता है नमक का पानी है। तो डॉक्टर हंसा, डॉक्टर बोला वो नमक का पानी ही था, वो आपको ये समझाने के लिए था कि जब गुस्सा आए तो उस पल ठहर जाओ, उस पल मत बोलो, तुरंत रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग तो उस वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे को सिर्फ ब्लेम गेम करते हैं, हम अपने ऊपर काम ही नहीं करना चाहते। तो अगर हमने उस पल खुद को रोक लिया तो डेफिनेटली गुस्सा विल से बाय बाय। हाँ, बहुत चीज़ें रुक सकती है। तो તમારું શું કહેવું છે ગુસ્સા ઉપર? એકવાર છે ને એક મોલમાં હું ગયો હતો અને ત્યારે મેં જોયું તો એક મમ્મી અને એક એનો સન હતો, એ બંને શોપિંગ કરી રહ્યા હતા। તો થોડી વાર થઈને તો પેલો જે છોકરો હતો ને તોફાને ચડી ગયો। તો પછી એ જે બેન હતા ને એ બેન થોડી વારે બોલતા હતા કે ભાઈ કવિતા કંટ્રોલ યોર સેલ્ફ એમ। પછી તોય ઓલો છોકરો વધારે ને વધારે તોફાન કરી જતો। તો ફરીથી આ બેન થોડા વધારે જોરથી બોલ્યા કે કવિતા કંટ્રોલ યોર સેલ્ફ। તો ઓલો છોકરો વધારે તોફાન હજી કરતો હતો। તો ઓલા બેન આમ પગ પછાડી બોલ્યા કવિતા કંટ્રોલ યોર સેલ્ફ એમ। થોડી વાર થઈને તો ઓલો બચ્ચો છે ને એ શાંત થઈ ગયો, તેમ છતાં હજી એકવાર ઓલા બેન બોલ્યા કે કવિતા કંટ્રોલ યોર સેલ્ફ। તો બાજુમાં અમે ઊભા હતા તો પૂછ્યું કોઈ કે ભાઈ આ છોકરો તો શાંત થઈ ગયો પણ તોય તમે હજી એકવાર કેમ બોલ્યા કે કવિતા કંટ્રોલ યોર સેલ્ફ? પછી એ બેને જવાબ આપ્યો કવિતા મારું નામ છે। એને શાંત કરતા હતા। ગુસ્સો આવે તો ખરેખર ઘણીવાર આવું થતું હોય છે કે ભાઈ ગુસ્સો આવે ને તો આપણે સૌથી વધારે આપણી જાતને જ નુકસાન કરતા હોય છે કે બીજાને। તો આના માટેની એક ડૉક્ટર તરીકે દર્શક મિત્રો તમને એક રેમેડી એટલે કે દવા આપું। સવારમાં જ્યારે તમે ઉઠો છો તો સૌથી પહેલું તમારે એક કામ કરવાનું છે, તમારે અરીસા સામે જવાનું છે અને તમારા ખુદને તમને જ સ્માઇલ આપી અને હેવ એ નાઇસ ડે કહેવાનું છે। તમે 21 દિવસ સુધી આ પ્રયોગ કરી જો અને પછી અમને अब तकના માધ્યમથી જણાવજો કે તમારી લાઈફમાં કેવો ચેન્જ આવશે। સવારમાં ઉઠીને પહેલું કામ એ કરો કે તમે ખુદ તમને જ અરીસામાં જોઈ અને સ્માઇલ કરી અને હેવ એ નાઇસ ડે કહો, તમારી લાઈફમાં જરૂરથી ચેન્જ આવશે। ये दोनों ने एक स्टोरी सुनाई तो मैं भी एक सुना देता हूँ। एक बार सास बहू का झगड़ा चल रहा था, इतना चढ़ गया तो ऐसा बहू को लगा कि सास को भी मुझे मार देना है, मगर मर्डर का केस मेरे पे आ जाएगा। तो अपने वैद्यराज को जाके मिलती है, बोले वैद्यराज मुझे कोई ऐसी दवाई दो, स्लो पॉइजन दो कि मैं थोड़ा थोड़ा मेरी सांस को पिलाते रहूँ, खिलाते रहूँ, धीरे धीरे वो मर जाए तो किसी को पता नहीं चले मैंने मार दिया है। तो बोला ठीक है, 30 पूड़ी दे दी कि ये पॉइजन है, देना 30वें दिन पे ये मर जाएगी। मगर बोले एक बात याद रखना, तुम्हारा इतने सालों से झगड़ा चल रहा है और इसको कोई बीमारी नहीं है और मर जाएगी तो लोग तुम्हारे पे डाउट करेंगे, तो तुम एक काम करना, लास्ट 30 दिन में तुम्हारा बिहेवियर एकदम इम्प्रूव कर देना उनके साथ, माँ की तरह उनके साथ बिहेवियर करना है, ताकि किसी को पता नहीं चले, तुम्हारे हस्बैंड को भी पता नहीं चलेगा कि अब दोनों सास बहू का तो अच्छा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसने शुरू किया तो इसने जैसे अपना बिहेवियर चेंज किया, धीरे धीरे सास का बिहेवियर भी चेंज होने लगा, तो वो भी अच्छी होने लगी। उसने में 25 दिन चले गए, फिर इसको टेंशन है यार मेरी सास तो इतनी अच्छी है, मेरी माँ जैसी है और मैंने तो पॉइजन देख के मारने का प्लान किया है, अब 25 दिन का पॉइजन चला गया, अब तो मर जाएगी। तो भागी वैद्यराज के बाद, वैद्यराज कुछ करो, मुझे मेरी सास को मरने नहीं देना है। बोले क्यों? बोले वो तो मेरी माँ जैसी है, मेरे से बहुत अच्छा बिहेवियर करती है, अब कुछ ऐसी दवाई दो कि वो बच जाए। बोले चिंता मत कर, मैंने तुमको पॉइजन दिया ही नहीं था, ये तो ऐसे प्लेसेबो था तुम्हें ये सिखाने के लिए कि तुम अपना वर्तन चेंज करोगे ना तो ऑटोमेटिकली उनका वर्तन चेंज हो जाएगा। तुमने देख लिया ना, तो ये कहानी होती है, अपना वर्तन चेंज करो, सामने वाले का ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। एंगर की बात किया तो व्हाट इज़ एंगर? एंगर के आगे डी लगा दो तो क्या होता है? ANGER के आगे करेक्ट, डेंजर है। अच्छा, और दूसरी बात है कि व्हाट इज़ एंगर? वी आर पनिशिंग अवर सेल्फ फॉर मिस्टेक ऑफ अदर्स। दूसरे की गलती की सज़ा हम खुद को देते हैं, सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तो हमें पड़ता है, सज़ा हमें मिलती है। क्योंकि जब हम एंग्री होते हैं तो हमारे शरीर को कितना नुकसान होता है पता नहीं है। 2 टाइप के एंगर होते हैं, एक्सप्रेस एंगर एंड सप्रेस एंगर। एक निकाल दिया वहीं पे गुस्सा करके, वो तो अच्छा है, सप्रेस एंगर ज़्यादा बुरा है और वो आपको बहुत नुकसान करता है।
और उसको सामने वाले को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आर यू ए इंटेलिजेंट पर्सन? अगर किसी की गलती का सज़ा आप खुद को देते हो तो देना बंद कर दीजिए, समझे ना। बिल्कुल जी सर। तो सप्रेस एंगर है उसे कैसे बाहर निकाले? नहीं, बाहर निकालो या उससे प्रिवेंट करो। मैंने एंगर मैनेजमेंट किताब में ये सब लिखा है कि ये सब कैसे करना है। कि सप्रेस एंगर रहता है ना, मुझे बहुत गुस्सा है मगर मैंने कंट्रोल कर लिया, वो कंट्रोल कर लिया हो तो ज़्यादा नुकसान किया, क्योंकि सप्रेस एंगर है ना वो ज़्यादा डेंजर है। दूसरी बात है कि एंगर विक्टिम भी होता है। जब आप किसको बार बार, जैसे हस्बैंड गुस्से वाला तो वाइफ को ही सुनना पड़ता है, तो एंगर विक्टिम है, उनको भी बहुत नुकसान होता है। जैसे पैसिव स्मोकर होता है ना, घर में कोई सिगरेट पी रहा तो सबको स्मोक जाता है अंदर, तो उनको ज़्यादा नुकसान होता है। बिल्कुल वैसा ही होता है। तो एक गुस्सा करने वाला, बाकी घर में सब एंगर विक्टिम होते हैं, उनके अंदर भी बहुत सारे नेगेटिव चेंजेस आते हैं। तो इसलिए मैं सिखाता हूँ कि क्या क्या डेंजर है। फिजियोलॉजिकल डेंजर है, साइकोलॉजिकल डेंजर है, सोशल डेंजर है, स्पिरिचुअल डेंजर है, सब टाइप का डेंजर है। और एक बार ये डेंजर जान लिया ना, फिर आप गुस्सा नहीं करोगे। वैसे उनकी टेक्निक होती है, बहुत सारी टेक्निक है। जैसे ये अभी सर ने डिस्कस किया कि जो सप्रेशन है, सप्रेशन को रिलीज़ करने के लिए ना अपने को ये समझना पड़ेगा कि सप्रेशन का कारण क्या है। सप्रेशन यूजुअली हम मतलब जैसे कि सर ने बोला कि हम दूसरे का गुस्सा अपने ऊपर ले लेते हैं, दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं हम अपने पे ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमको ना लाइफ को लेकर और दूसरों को लेकर, क्योंकि मोस्टली गुस्सा किन से होता है? अपने ही घर वालों से, अपने ही क्लोज्ड वन से, जिनसे आपको एक्सपेक्टेशंस। उन्होंने नहीं बोला कि आप उनसे एक्सपेक्टेशन करो, बट आपको उनसे है। तो सबसे पहले तो उन लोगों का आभार व्यक्त करना शुरू करो। आप उनको आभार बोलो, आप उनको ग्रैटिट्यूड करो कि अगर वो आपकी लाइफ में नहीं होंगे तो क्या। तो जब आप छोटी छोटी चीज़ों को आभार व्यक्त करने लगोगे ना, तो अपने आप ही आपका सेपरेशन रिलीज होगा, आपको अपने आप ही एंगर आपका कम होगा। सिमिलरली फॉरगिवनेस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरी मम्मी बोलती थी एक्चुअली, जो मेरे को आज तक दिमाग में बैठी हुई है, कि माफ़ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। चाहे कोई आप पे कितना भी गुस्सा करे, चाहे कोई आपसे कुछ भी बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर अगर आपने माफ़ कर दिया तो आप उससे कई गुना बड़े हो। फिर उम्र का तो कोई वो ही नहीं है कि आप एकदम बड़े हो जाते हो। तो अगर आपने माफ़ करना सीख लिया खुद को और दूसरों को, और अगर आपने आभार व्यक्त करना सीख लिया, तो सेपरेशन अपने आप ही रिलीज होने लगेगा एंड यू विल फाइंड योरसेल्फ सेटिस्फाइड, काम एंड। ऐसा नहीं कहा कि गुस्सा आता है तो मेडिटेशन करने को बैठ जाओ, तुरंत होएगा ही नहीं मेडिटेशन। हाँ, दिमाग ही वही चल रहा है। इसलिए कहते हैं व्हेन यू आर एंग्री काउंट 10, बोलते हैं ना 1 to 10। અમે જે પેશન્ટ આવે છે હોસ્પિટલમાં આવા, એમાંય તે આ ગુસ્સાવાળા જે પેશન્ટ હોય એમાં કંઈ અલગ જોવા મળે કે ટૂંકમાં એના બોડી ઉપર કંઈ બીજી ઇફેક્ટ જોવા મળે ગુસ્સાના કારણે? जितनी भी बड़ी बीमारी है ना, कैंसर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब गुस्से से होती है, सबके सब बीमारी, ऑल साइकोसोमेटिक बीमारी। इसलिए आपको अगर ये सब बीमारी से बचना है तो गुस्सा मैनेज करना होगा। गुस्से को कंट्रोल नहीं करना है, मैनेज करना है। साक्षी, ये बॉडी इतना पावरफुल है, सर तो ये सिखाते हैं, ये बॉडी इतना पावरफुल है, इसमें दुनिया की हर बीमारी हील करने की क्षमता है। अगर हमने अपनी यही सब चीज़ें, गुस्सा, अहंकार, भूख, ग्रीड और लालच, अगर हमने इन सब पे ही कंट्रोल कर लिया और अपने आप को समझ लिया, तो आप कोई भी बीमारी से डील कर सकते हो, कोई भी बीमारी। मेरे पास अभी रिसेंटली केस था, कैंसर से शी वॉज डीलिंग बैडली। तो जब मेरे पास आई थी वो, तो छोटा बच्चा, मतलब मैं रो रही थी उसको देख के, आई वॉज रियली अपसेट। बट धीरे धीरे काम करते करते वो लड़की इतना स्ट्रांग हो गई एंड शी वॉज लाइक, और वो अपने आप को विजुअलाइजेशन मेडिटेशन करते थे हम लोग, और उसने अपने आप को महसूस किया, देखा कि उसके वो जो कैंसरस सेल थे वो धीरे धीरे करके रिलीज़ होने लगे, और उसकी रिपोर्ट्स भी अच्छी आई। तो नाउ शी इज़ एबल टू डील लिविंग नॉर्मल लाइफ। सब कुछ संभव है, सिर्फ खुशी से जियो, खुद से शुरुआत करो, और जो काम करना है खुद पे करो, किसी और से कुछ भी उम्मीद मत करो कि कोई इतना इंच भी बढ़ेगा। दूसरों से उम्मीद करते रहोगे तो खुद ही रहोगे। बिल्कुल यही है, आजकल यही है कि सोशल मीडिया देख के ना लोगों को ऐसा होता है कि इसकी लाइफ ऐसी है, मेरी भी ऐसी होनी चाहिए, वहाँ से एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है। वो सोशल मीडिया के इफ़ेक्ट के बारे में आप क्या कहते हैं, जो अभी जो लोगों के ऊपर हो रही है सोशल मीडिया के इफ़ेक्ट्स? देखो, सोशल मीडिया, हमको हमेशा ये समझना चाहिए कि ये जो गैजेट्स हैं, ये जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है, ये हमारी सहूलियत के लिए है। ये उल्टा हो गया है कि ये हम पे हावी हो गई है और वो हमको कंट्रोल करने लगी है।
तो हमको ये उनको याद कराना पड़ेगा कि हम तुमको यूज़ करेंगे हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो अगर आप सोशल मीडिया को तरीके से यूज़ करते हो तो बहुत ज्ञान है, बहुत कुछ है सीखने के लिए। हम लोग भी तो आजकल सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं ना, तो हम भी अच्छे टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो हम आप तक सबके पास नहीं पहुंच पाते, बट हम पहुंच पा रहे हैं। तो इसको वाइजली अगर यूज़ करेंगे तो इट्स ब्लेसिंग, मगर अगर हम इसको बेवकूफ़ों की तरह यूज़ करेंगे तो फिर आपको पता है कि ये क्या है। જીતેન્દ્રજી, તમારું શું કહેવાનું સોશિયલ મીડિયાના જે આ દુરુપયોગ છે, મતલબ અત્યારે જે યુવાનો ઉપર એની અસર થાય છે એના વિશે? સ્ટીવ જોબની સ્ટોરી છે, લાઈફ સ્ટોરી છે, એના બુક બહાર પડી છે સ્ટીવ જોબની. તો એમાં એને પત્રકારે પૂછેલું કે તમે આ સ્માર્ટફોન શોધ્યો તો તમારા બાળકો ટીનેજર છે એને તમે કયો ફોન આપ્યો, આઈફોન આપ્યો કે બીજા કોઈનો આપ્યો? તો શું જવાબ હતો ખબર છે? મેં એમને આપ્યો જ નથી, એને વાપરવાની મનાઈ છે, કારણ કે આ રાક્ષસ મેં ક્રિએટ કર્યો છે, મને ખબર છે કે આ કેટલું નુકસાન કરી શકે છે મારા બાળકોને. એની આત્મકથામાં લખેલું છે. કારણ કે વિવેક બુદ્ધિ વગર તમે આ સોશિયલ મીડિયા વાપરશો ને તો દુઃખદ થશે. સોશિયલ મીડિયા વાપરતા પહેલાં વિવેક બુદ્ધિ હોવી બહુ જ જરૂરી છે. શું જોવું, શું ન જોવું, શું ઇન્ટરપ્રિટેશન કરવું. મોટા મોટા સપનાઓ જોવો તમે, એન્ટાલિયા બનાવવું છે, લાયકાત કાંઈ ના હોય, પછી ખોટા ગુને ચડી જાવ તો એવું ના થવું જોઈએ. એટલે વિવેક બુદ્ધિ વગર વાપરે તો એ રાક્ષસ બનીને કામ કરે. અને એજ્યુકેશનલ પર્પઝ માટે વાપરો તો આના જેવું તો કોઈ જગ્યા જ નથી. હું તો બહુ જ વાપરું છું, પણ બધું એજ્યુકેશન પર્પઝ માટે. કાંઈ બી હોય તો ગૂગલને ચેટ જીપીટી ખોલીને બેસી જાઉં, નાનામાં નાની વાત માટે. હું કંઈ अटकूँ ना, मेरे घर में कोरोना के टाइम पे वॉशिंग मशीन बिगड़ गया था. अब कोरोना के टाइम पे तो कर्फ्यू चल रहा था, बाहर कोई आता नहीं था, अब काम वाली भी नहीं आते थे. अब हाथ से कपड़ा धोए तो हम सदियों हो गए, पिछले जन्म में धोया होगा ये जन्म में तो हम होता नहीं. और मेरी जिम्मेदारी थी तो मैं टेंशन में आया तो क्या करूँ, मैं गूगल खोला तो अब इसके जो मशीन के जो प्रॉब्लम थे वो लिखा और मशीन में मुझे उनका सॉल्यूशन मिला. मैं और मेरे घर वालों ने वो उसको नीचे डाला, उल्टा करके ढक्कन खोला और उसको हमने जैसे गूगल में लिखा था हमने रिपेयर कर लिया, जबकि हमें कोई नॉलेज नहीं था, और चालू कर दिया. नहीं तो 3 महीना मुझे हाथ से कपड़े धोने पड़ते थे, ऐसी हालत थी. तो देखिए इसका ये भी उपयोग है स्मार्टफोन का, मगर वो विवेक से यूज़ करना चाहिए तभी होता है. અમિતજી, તમે શું કહો? યસ, સોશિયલ મીડિયા છે ઓલવેઝ આપણે એને પોઝિટિવ વેથી યુઝ કરવો જોઈએ. અને સોશિયલ મીડિયાના હિસાબે એઝ એ ડૉક્ટર હું કહું તો અત્યારે ઘણી બધી બીમારીઓ પણ વધી રહી છે. આજે તમે જોતા હશો કે યુવાનોની અંદર જે હાર્ટ એટેક આવી રહ્યા છે તો એનું મેઇન કારણ આ જ છે કે એકને એક જગ્યાએ આપણે સતત બેઠી રહ્યા હોય છે. તમે એક રીલ જોવામાં ખાલી 2-5 મિનિટ તમે જોવાના હોય છો, એને બદલે 2 થી 3 કલાક સુધી એવરેજ ક્યાં જતી રહી છે તમને ખબર પણ નથી હોતી. અને એના આધારે તમને ફિઝિકલ તો તમને ડેમેજ કરે છે, પણ પછી જે પાછળથી ઘણીવાર રિગ્રેટ પણ થતો હોય છે કે ભાઈ મેં આટલો બધો ટાઈમ બગાડી નાખ્યો, મારા કરવા જેવા ઘણા બધા કામ હતા. તો ટાઈમ મેનેજમેન્ટ નથી થતું, પૈસાની બરબાદી થતી હોય છે, અને ઘણી બધી એવી વસ્તુ હોય છે કે જે આપણા કામની નથી, આપણા કલ્ચરના કામની નથી, આપણી સંસ્કૃતિ રિલેટેડ નથી. તો ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ આવા થતા હોય છે. સામે પોઝિટિવ બાબત તમે જુઓ તો ઘણી બધી એવી વસ્તુ ડેવલપ થઈ રહી છે ડે બાય ડે કે આજે યંગ જનરેશનને એક સિમ્પલ, તમે કોઈ પણ દુનિયાના કોણામાં બેઠા હોય અને ઓલ ઓવર વર્લ્ડની અંદર તમે તમારો બિઝનેસ કરી શકો છો, તમારા નોલેજને તમે દુનિયાના ખૂણા સુધી પહોંચાડી શકો છો, તમારી વાતને પહોંચાડી શકો છો. તો ઘણી બધી આ બધી વસ્તુ છે કે તમે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા તમે કરી શકો છો. આઈડિયલી વાઇઝલી ઉપયોગ કરવામાં આવે તો આ આશીર્વાદરૂપ છે. અને જીતેન્દ્રજી, અત્યારે વેલેન્ટાઇન વીક જેવું ચાલે જ છે, એ બાબતે શું કહેશો તમે? યુવાનોને આ બ્રેકઅપ્સ ને એવું બધું વધે છે અને ક્ષણિક હોય છે, થોડીક વારમાં બધા હારે હોય, થોડીક વારમાં બ્રેકઅપ થઈ જાય, એ બાબતે શું કહેશો તમે દર્શકોને? મેં જ કહું છું, આ વેલેન્ટાઇન ડે છે એ છોકરા છોકરીઓને વધારે પડતા આગળ વધવા માટેનું જ એક તહેવાર છે. વધે એનોય વાંધો નથી, પણ એ ક્ષણિક હોય છે, એને કારણે જે દુઃખ ઊભા થાય છે એનાથી વાંધો છે. અને હું તો વેલેન્ટાઇન ડે કે એવા કોઈ અમેરિકન ઉજવતો નથી. હમણાં મને રાજકોટથી એક ભાઈનો મેસેજ હતો કે આ ધોળિયાઓ જેથી રાંદલમાંના લોટા તેડવાનું ચાલુ કરશે ને તેથી આપણે વેલેન્ટાઇન ડે ઉજવીશું. એ આપણું કાંઈ નથી અપનાવતા ને આપણે એના વેલેન્ટાઇન ડે ને ક્રિસમસ ઉજવીએ છીએ, છે ને? તો આપણે આંધળું અનુકરણ કરીએ છીએ. તો વેલેન્ટાઇન ડે હું તો કાંઈ ઉજવતો નથી. એની સ્ટોરી મેં વાંચી હતી, કોઈ સ્ટોરી હતી. પણ આનંદ માટે આ બધા તહેવારો આનંદ માટે આવે છે. તો નિર્દોષ આનંદ માટે તમે કોઈ પણ તહેવાર વાપરો તો વાંધો નથી. પણ ખોટા, હું ઘણીવાર મારા આલામાં કહું કે આપણે આપણા ધર્મમાંથી શું શીખ્યા, કૃષ્ણ ભગવાનમાંથી શું શીખ્યા? આપણે સૌરાષ્ટ્રના લોકોની વાત કરીએ તો 2 વસ્તુ શીખ્યા. એક તો પાના રમતા, આપણે ગોકુલાષ્ટમીમાં સાતમ આઠમમાં એ કરીને, અને નવરાત્રિમાં રાસ રમતા. કૃષ્ણ ભગવાન પાસેથી આપણે 2 જ વસ્તુ શીખ્યા છે, ત્રીજું કાંઈ શીખ્યા જ નથી. ઘણું બધું શીખવા જેવું હતું. સુદર્શન ચક્ર ચલાવતા નથી શીખ્યા,
છે એ જ એને જરૂર પડે ત્યારે સુદર્શન ચક્ર ચલાવતા હતા. તો આ બધું શીખવા જેવું છે આપણા ધર્મની અંદરથી. અને આપણા ધર્મો બી સારા છે. બધું સેલિબ્રેશન શું છે, આપણી એટલી બધી લાઈફ મોનોટોનસ હોય છે ને કે એમાંથી થોડુંક ચેન્જ માટે થઈને આ બધા તહેવારો ગોઠવાયેલા હોય છે. એને નિર્દોષ રીતે પોઝિટિવલી જો એને ઉજવીએ તો કોઈ વાંધો નથી. પછી ભલે ને એ લોકોનો તહેવાર હોય. હું તમને કહું, કેનેડા ગયો તો ત્યાં હેલોવીન ચાલતું હતું. मैं मॉन्ट्रियल में था और हेलोवीन चल रहा है. हेलोवीन आपको पता है. तो हम एक रेस्टोरेंट में बैठे थे तो एक गोरा लड़का एक वो लड़के से वो मुंह पेंट करवा रहा था. मैं देख के बहुत एक्साइट हो गया. मैं वो लड़के को पूछा तुम मेरा कर दोगे? बोला हाँ. कितना? तो बोलते $25. मैं बोला डन. तो उसका टर्न के बाद ख़त्म आया तो मैंने पूरा शहर को ये कर दिया, चित्रा दिया. मैंने फेसबुक पे रखा है मेरे हेलोवीन का फ़ोटो. एकदम बिल्कुल भूत बन गया. और वो मॉन्ट्रियल की गलियों में हम घूमने लगे, एक से दूसरे रेस्टोरेंट. और ये तो निर्दोष आनंद था उसमें. मुझे तो स्टोरी भी पता नहीं हेलोवीन क्यों आया, मगर ये देखा कि मुंह को भूत जैसा बना के लोग घूमते रहते हैं. तो मैंने किया था निर्दोष आनंद. अभी भी मुझे याद है, अभी भी मैं फ़ोटो देखता हूँ तो याद है. मैंने फेसबुक पे रखे, मेरी फेसबुक पे जाओगे तो अभी भी हेलोवीन के मेरे फ़ोटो मिलेंगे. कैसा मैं दिखता था, बिल्कुल भूत का जैसा. तो मैं हर त्यौहार में से निर्दोष आनंद लेता हूँ, मगर वो सोमरस पीने का, जुआ खेलने का ये नहीं लेता हूँ मैं. बिल्कुल. अपर्णा जी, आपका क्या कहना है? ब्रेकअप्स होते हैं, उससे बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए? ब्रेकअप्स होते क्यों हैं? ब्रेकअप्स होते हैं एक्सपेक्टेशंस के साथ. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, शादी कर ली. अब शादी कर ले तो एक पिटारा लेकर आए हैं अपने साथ कि मैं जैसा सोचूंगी वैसा तुम सोचोगे. ऐसा संभव ही नहीं है. सब अलग अलग अपब्रिंगिंग से आए हैं, अलग अलग तरीके के कल्चर से आए हैं. एंड वी बोथ आर वेल एजुकेटेड नाउ दीज डेज. ऐसा नहीं है कि लड़कियां दब जाती हैं और हस्बैंड डोमिनेट कर लेता है. वो समय ख़त्म हो गया है. तो जब हम रिलेशनशिप में जाते हैं, इट्स नॉट अबाउट ओनली हस्बैंड वाइफ, इवन इन एनी रिलेशनशिप. तो अगर आप ये बोलते हो कि आप उसे प्यार करते हो, तो प्यार का मतलब है अनकंडीशनल लव. प्यार इज़ नॉट टेकिंग. प्यार का मतलब लेना नहीं है, प्यार का मतलब देना है. और प्रकृति इतनी खूबसूरत है कि जब तुम प्यार देना शुरू करते हो ना, तो प्यार क्या, कोई भी चीज़ जब आप किसी को देते हो तो प्रकृति उसका 4 गुना आपको वापस देती है. हो सकता है आपको आपके पति से ना मिले, हो सकता है उस फॉर्म में ना मिले, मगर आपको समाज प्यार करेगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि यार वो वॉइड नहीं है, जो जब आप खालीपन नहीं है, जब आप अपने पति से या पति पत्नी से जो उम्मीदें कर करके जो अपने मन में एक अधूरापन बना लेता है ना. और जबकि ऐसा जान के नहीं होता. साक्षी, हस्बैंड इज़ बिजी इन हिज स्टफ और वाइफ इज़ बिजी इन हर स्टफ. अब आप चाहते हो कि दोनों कमाएं भी और प्यार से भी रहे और सब कुछ घर बहुत अच्छे से चलता रहे. संभव नहीं है. 2 पहिए हैं, अब गाड़ी के दोनों पहिए ऐसे तो नहीं चल सकते ना. उनका अपना अपना रोल है, वो अपनी अपनी जगह चलेंगे और वो अपना अपना रोल प्ले करेंगे. तो अगर आप सच में प्यार करते हो तो लर्न अबाउट अनकंडीशनल लविंग, जो एक माँ बेटी या माँ बेटे में होता है. मतलब माँ बच्चे का रिलेशन होता है या फिर परमात्मा से होता है. मगर अगर आपने ये रिलेशन बना लिया अपने घर वालों में तो कभी कोई ब्रेकअप नहीं होगा और कभी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपकी लाइफ में प्यार मिसिंग है. यू विल ऑलवेज फाइंड योर सेल्फ कंटेंटेड विद लव. एंड आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल एनर्जी. दिस अनकंडीशनल लविंग इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एनर्जी, जिसको हम लोग चक्रास में अनाहत चक्रास भी बोलते हैं. देयर आर वेरी एनर्जी सेंटर्स. तो जब आपकी ऊर्जा अनाहत चक्र पे पहुंच जाती है, जो कि दिल है, अगर आपकी ऊर्जा अनाहत चक्र पे पहुंच जाती है तो आपको ऐसा लगता है जैसे ना आपके हर रोम रोम से प्यार बह रहा है. इतना प्यार. तो जब आप प्यार दोगे तो आप तो यहाँ दे रहे हो, ऊपर वाला बैठा है कि यार इतना बांट रहा है यार, इसको दो, तो वो आपको 4 गुना भर के देगा. જીતેન્દ્રજી, આપણે જેમ વાત કરી એમ કે સામાજિક પ્રેમ મળે, અત્યારે લોકો વધારે એવું ઈચ્છતા હોય કે સમાજ કે બધા લોકો મને પ્રેમ કરે, એમ અટેન્શન મળે. એના માટે તમે શું કહેશો? એના માટે ઘણીવાર એવું કરતા હોય લોકો કે સાચું બોલવાની જગ્યાએ સારું બોલી દેતા હોય, જે છે એના કરતાં બીજું કહેતા હોય. એ બાબતે તમારું શું કહેવું છે કે સારું બોલવું જોઈએ, સાચું બોલવું જોઈએ, કે પછી જો સાચું બોલ્યા પછી સામેવાળા તમને નહીં સ્વીકારે તો શું કરવું જોઈએ? જો પહેલી વાત એ છે કે સાચું કે સારું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, પણ તમારા રિલેશન મેન્ટેન કરવા બહુ જરૂરી છે. ઘણી વખત સાચું હોય, તમે કહો અને એ માણસ સ્વીકારવા તૈયાર ના હોય ને તમે બોલી નાખો તો રિલેશન બગડી બી શકે છે. તો એના કરતાં ચૂપ રહેવું સારું. અને કોઈ પૂછે તો જ બોલવાનું. હું કોઈ પૂછે નહીં ત્યાં સુધી કોઈ ઓપિનિયન નથી આપતો, કોઈને પૂછે નહીં ત્યાં સુધી એડવાઇસ નથી આપતો.
સામેવાળા, કારણ કે જો તમને પૂછશે અને તમે પછી જવાબ આપશો તો જ એ સાંભળશે. મોટાભાગના લોકો શું છે કે જે મનમાં આવે બોલી નાખે છે અને પછી એક્સક્યુઝ શું આપે, એને સાચું કંઈ તો ગમતું નથી એમ કરીને. એને એવું જ લાગે છે કે મેં કીધું એ જ સાચું છે, પણ દરેકના માટે સાચું જુદું જુદું હોઈ શકે. હું સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું કે આપણે એમ કહીએ કે નોનવેજ ના જ ખાવું જોઈએ, હું સાચો છું. સાચો છું કે નહીં, તમે કહો છો? પણ દુનિયામાં 90% લોકો નોનવેજ ખાય છે, એ કહે છે ખાવું જ જોઈએ, તો કોણ સાચા? 10% વાળા કે 90% વાળા? સાચું બધાના માટે જુદું જુદું હોઈ શકે, બધાના માટે સબ્જેક્ટિવ હોઈ શકે. એટલે આપણને સાચું છે, સામેવાળા માટે ખોટું બી હોઈ શકે. તો પૂછે નહીં ત્યાં સુધી શું કામ કહેવું જોઈએ? સીધી વાત છે. એટલે મોટાભાગે જે ફ્રી એડવાઇસ બધા વેચતા હોય છે ને રેવડીઓ, એ બંધ કરવી જોઈએ. હું કોઈને ફ્રી એડવાઇસ નથી આપતો. બીજી પ્રેમની વાત કરીએ છીએ તો પ્રેમ ઇઝ નોટ હગ એન્ડ કિસીસ, પ્રેમ ઇઝ કેર એન્ડ કન્સર્ન. તમે કોઈના માટે કેર કરતા હોય, એનું કન્સર્ન હોય તમને કે દુઃખી ન થાય, હંમેશા કમ્ફર્ટેબલ રહે, દેટ ઇઝ લવ. મારે ઘણીવાર બને કે અમારે જે રોમિત આસિસ્ટન્ટ છે, તો હું સ્ટેજ ઉપરથી બોલતો હોય, મારું ગળું સુકાતું હોય એને ખ્યાલ આવી જાય, એ મને સ્ટેજ ઉપર આવીને પાણીની બોટલ આપી જાય. તો દેટ ઇઝ હિઝ લવ ફોર મી. એને કન્સર્ન છે કે અડિયા સાહેબ ભૂલી ગયા છે પાણીની બોટલ અને એને તરસ લાગી છે અને સ્ટેજ ઉપરથી બોલતા બોલતા માગી કેવી રીતે શકશે, તો આવીને આપી જાય. દેટ ઇઝ લવ. આપણે લવની વ્યાખ્યા જુદી કરી નાખી છે કે હગ એન્ડ કિસીસ એટલે લવ થઈ ગયો. દેટ ઇઝ નોટ લવ, ઇટ ઇઝ કેર એન્ડ કન્સર્ન. એન્ડ ધેટ અનકન્ડિશનલ લવ વી શુડ ગીવ ટુ એવરી વન. કેર એન્ડ કન્સર્ન વાળો. અને ગીવ એન્ડ ટેક છે નિયમ, ટેક એન્ડ ગીવ નથી. તમે આપશો તો મળશે, નહીં આપો તો નહીં મળે. પણ આપણે મોટાભાગે આપવાનું ઓછું રાખીએ છીએ અને મેળવવાની બહુ આશા રાખીએ છીએ. બધા મને અનકન્ડિશનલ લવ કરે, પણ દુનિયા એવી રીતે નથી ચાલતી, આપણા નિયમથી નથી ચાલતી. દુનિયાના અમુક નિયમ છે એનાથી ચાલે છે. તમારું શું કહેવું સામાજિક સ્વીકૃતિને લઈને અને પ્રેમને લઈને બેયને? यस, एक्चुअली कुदरत का एक नियम है, कुदरत देती नहीं लौटाती है. अगर आप दूसरों को प्रेम दोगे तो आपको डेफिनेटली प्रेम मिलेगा ही. और दूसरा ये जो आपने बोला ब्रेकअप्स के बारे में, तो उसके ऊपर हमारी जो बुक अभी है रीराइट योर लाइफ स्क्रिप्ट, उन्होंने उसमें हमने 4 पोजीशन बताई है. तो हर एक जो लोग होते हैं उसका कोई ना कोई एक पर्टिकुलर प्रकृति होती है, स्वभाव होता है, और उसके मुताबिक ही वो उसकी जो लाइफ स्क्रिप्ट बनती है और लाइफ स्क्रिप्ट के मुताबिक ही उसका वो जो एक्शन होता है उसका वर्तन होता है. तो ये जो ब्रेकअप्स होते हैं उसके पहले क्या जो होता है वो क्या होता है कि भाई टेम्पररी आप उसके साथ अटैच होते हो, लेकिन बाद में उसका जो स्वभाव होता है वो आपको पता चलता है. तो हमें जो स्वभाव चाहिए उसका अभाव आता है, उसी हिसाब से ही उसका ब्रेकअप होता है. तो पहले आइडियली उनका जो होता है एनालिसिस करना चाहिए कि भाई उसका स्वभाव कैसा है, वो आपके लिए एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है, प्रकृति उसकी क्या है. तो अभी का जो है जैसे जैसे सोशल मीडिया और ये जो नई जनरेशन आ रही है, तो उसका जो फास्ट कल्चर जो हो रहा है उसके कोई पेशेंस ही नहीं है. तो ये जो फास्ट की ये जो सब होता है उसमें ही ये सब गलती कर बैठते हैं और ब्रेकअप होता है. एक जोक याद आ गई, मैं बहुत जोक याद आ जाती है, इसके रिलेटेड ये. एक अंग्रेज और एक अपना गुजराती इंडियन बैठा था, बातें कर रहे थे कि उनकी शादी में क्या कैसे होती है शादी, लड़की को कैसे पसंद करते हैं. तो अपने इंडियन ने कहा कि हमारे वहाँ तो माँ बाप पहले सोचते हैं, फिर लड़की को हम देखने को जाते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं और फिर हम डिसाइड कर लेते हैं शादी करनी है कि नहीं. अच्छा, फिर गोरे को पूछा तुम कैसे करते हैं? नहीं, बोले हम तो कॉलेज में मिलते हैं, कितने टाइम तक डेटिंग करते हैं, घूमते हैं, और उसके बाद फिर 3-4 साल के बाद फिर हम शादी करते हैं. फिर वो अंग्रेज़ ने इसको इंडियन को पूछा हाउ कैन यू मैरी ए गर्ल विदाउट नोइंग हर, यानी 5-10 मिनट में कैसे डिसाइड करते हो? तो इंडियन बोलते हैं हाउ कैन यू मैरी ए गर्ल आफ्टर नोइंग हर. बेसिकली हम सब में एक PIP इसको बोलते हैं, प्री इंस्टॉल प्रोग्रामिंग होती है हमारी. जैसे सपोज सर ने बोला आफ्टर मैरिज, तो कोई आप हनीमून स्पॉट पे जाता है तो हर एक की अलग अलग प्रकृति होती है. जो मैंने बोला, तो कोई होता है उसको विजुअल पर्सनालिटी होती है तो उसको सनसेट अच्छा लगता होता है, तो कोई काइनेस्थेटिक होता है उसको वाटर स्पोर्ट्स अच्छा लगता है. तो कभी ऐसा भी काफ़ी ऐसे किस्से हैं कि वो हनीमून मनाने के लिए गए हो और वहाँ पे ब्रेकअप करके आ गए हो. तो ये सब चीज़ें मैंने बहुत देखे किस्से ऐसे, हनीमून करने को बाली गए और दूसरे दिन पेरेंट को फ़ोन हो गया हम ब्रेकअप कर रहे हैं. बिकॉज ऑफ देयर बेसिक ट्रेड्स, उनके कुछ और थे, उनकी कुछ पसंद नापसंद थी, और दूसरा उसको मेरे पास काउंसलिंग में आए, वो रात को हस्बैंड ने निकाल दिया होटल से बाहर, हनीमून में गए कि निकल जाए यहाँ से, भाग जा. अब वो बेचारी हस्बैंड के भरोसे बाली गई थी और रात को बोलता है भाग जा, मुझे नहीं तेरे साथ रहना है. सी शादी की परिभाषा ही बदल गई है. हमारे घर में जब पहले, मतलब इवन मेरी शादी के टाइम पे भी मम्मी ने मुझे एक वो दी थी शिव पार्वती की मूर्ति, और हमारे यहाँ जितनी भी शादी के बाद जो भी पूजाएं होती हैं, जो फंक्शंस होते हैं, उसमें शिव पार्वती की पूजा की जाती है हस्बैंड वाइफ को बैठा के. इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, मतलब शंकर पार्वती हैं कि नहीं है ये तो किसी को नहीं पता,
बट उनकी जो स्टोरीज़ हैं उसमें एक वो आइडियलिस्टिक कपल है, और वो कपल है जो दोनों एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करते, वो एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे को लेकर कंसर्न रहते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं और अनकंडीशनल लव करते हैं। वो जब बचा ही नहीं है, हमें सिर्फ चाहिए 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 चाहिए, तो फिर शादी कैसे चलेगी? अब बताओ, सोचो, जैसे इन्होंने बोला कि उसकी इच्छा कुछ और है करने की, उसको पैराग्लाइडिंग करनी है और उसको स्नॉर्कलिंग करनी है, और इसके पीछे आप ब्रेकअप कर सकते हो, तो मतलब शादी बहुत छोटी सी बात है। ये शादी वैसे भी आगे भी नहीं चलने वाली थी। मैं तो अभी एक ऐसे लड़के को जानता हूँ जो मेरी काउंसलिंग कर रही है। वो लड़के को कभी मिली नहीं है, वो इंग्लैंड में रहता है और ये इंडिया में रहती है। उनके मम्मी डैडी ने कहा कि ये लड़के से तुम फ़ोन पे बात किया करो, अच्छा लगा तो शादी कर देंगे। तो 6-8 महीने से रात भर चलती रहती, क्योंकि इंग्लैंड में 5 घंटा हमारे से पीछे रहते हैं। तो वो रात को 7-8 बजे काम से आता है, रात को यहाँ 12 बजता है, रात भर वो बातें करते रहते। उसमें इतने झगड़े चालू हो गए, तो वो आके मेरे पास रोती है, कल उसने मुझे ऐसा बोला वैसा। यार शादी के पहले तुम्हारा ये चल रहा है, तो शादी के बाद तुम्हारा जीवन। सर इसीलिए पहले के टाइम पे पहले बात नहीं करने देते थे पेरेंट्स, पहले के टाइम पे बात नहीं करने देते थे नहीं, क्योंकि एक दूसरे को पहचान लेंगे फिर शादी नहीं करेंगे, इसलिए एक दूसरे को पहचाने उसके पहले ही शादी करवा दो। मगर मुझे लगता है लाइफ की सारी लर्निंग, मैक्सिमम लर्निंग शादी के बाद होती है, क्योंकि शादी के बाद आप सीखते हो एडजस्ट करना। उसके पहले तो आप राजा बाबू बन के मम्मी पापा के साथ जीवन जी रहे होते हो, उसके बाद आप एडजस्ट करना सीखते हो, उसके बाद आप देना सीखते हो, उसके बाद आप लाइफ के मीनिंग समझते हो। शादी इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और इम्पॉर्टेंट के साथ साथ शादी करके ब्रेकअप करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, शादी करके शादी निभाना इम्पॉर्टेंट है। और जो आज के समय में, जैसे सर 48 ईयर्स ऑफ मैरिज, 50 ईयर्स, तो जिन लोगों ने 50 साल 60 साल की शादी निभाई है, उन्होंने एक्चुअल में लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। तो शादी, इवन बेबीज़, दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हर फेज़ को देखना ज़रूरी है, तभी सीखोगे। तो जो आप सोल की बात शुरू में कर रहे थे ना, तो यही है सोल। जब सोल शादी में आती है, अगर हम हाउस होल्डर्स नहीं होते तो हम कहीं हिमालय पे बैठे होते और ध्यान कर रहे होते, बट हम हाउस होल्डर्स हैं, मतलब जो हमारा कार्मिक अकाउंट है और जो हमारी आत्मा है, वो ये सब सीखने की ज़रूरत है उसको। वो ये सीखेगी कैसे एडजस्ट किया जाता है, कैसे दिया जाता है, कैसे प्रेम किया जाता है ना, कैसे अहंकार को ख़त्म किया जाता है। तो जब आप ये सब शादी में आते हो तब आप ये सब सीखते हो, और फिर सोल भी बल्ले बल्ले करके भगवान के पास जाएगी, तो सोल विल बी हैप्पी कि मैंने देखो इस बार इस लाइफ में इतना सीख लिया है। पता नहीं क्या क्या अनुभव आपको लेसन्स मिल रहे हैं अभी से सीख लेती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। और फिर डिसाइड करो करना है कि नहीं करना है। नहीं, अपना जी बोल रहे कि करनी चाहिए। आपका क्या कहना है? आपका? यस, डेफिनेटली करनी चाहिए, बिकॉज इट इज़, जब हम यूनिवर्स का कोई लॉ होता है ना, उसके हम अगेंस्ट जाते हैं तभी प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर हम यूनिवर्स के लॉ को, ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको उसके साथ एडजस्ट हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि यूनिवर्स देती है हमें ग्रो करने के लिए ही। यूनिवर्स का ये सब है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हमें ग्रो करने के लिए है, हमें अपने पर्पस का जो है उस तक पहुंचाने के लिए है। तो उसके लॉ के अगेंस्ट नहीं जाना है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, नियम जो है, उसको फॉलो करना है। एवरीथिंग इज हमें एंजॉय करना है जस्ट। और वैसे मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मैरिड लोग भी दुखी है और अनमेरिड भी दुखी है, सब दुखी है। तो दुखी उल्टा बोलूँगी, देखो हम तीनों यहाँ पे शादीशुदा हैं और अच्छे 50 साल, तो मैं 15 साल 17 साल, मगर हम तीनों स्माइल कर रहे हैं और हम दिल से मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, और खुशियाँ बांट भी रहे हैं। खुशियाँ बांट भी रहे हैं। और खुशियाँ क्यों बांट पा रहे हैं? क्योंकि हम खुश हैं। बिल्कुल, तो इसका मतलब शादी अच्छी होती है। हाँ, करनी चाहिए। बिल्कुल। सर, आपके कौन से नए प्रोग्राम्स हैं जो आ रहे हैं अभी? हाँ, मैं देखो तो मेरे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, सिखाने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे अभी हम सोशल मीडिया में सिखा रहे हैं ये शूटिंग करके, वैसे मेरी किताबों के ज़रिए सिखाते हैं। मेरी बहुत सारी नई किताबें आ रही है। एक तो एजलेस बॉडी, यंग कैसे दिखना, उसके बाद आ रही है मेरी मेडिटेशन चक्र बैलेंसिंग की आ रही है। इसके बाद इनके साथ तथास्तु की किताब आ रही है मेरी, और बहुत सारी किताबें कंटिन्यूसली पाइपलाइन में है, NLP की आ रही है। फिर मेरे सेमिनार वर्कशॉप्स होते हैं, हर सिटी में होते हैं। मैंने मोर देन 50 कंट्रीज़ में किया है। मैंने जर्मन यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम दिए है, शांघाई के बिजनेसमैनों को दिया है, तो बड़े बड़े जगह पे, अमेरिका के दुबई के कॉरपोरेट में दिया है। दुबई का सबसे बड़ा ज्वेलर है, उनका मैंने अभी हयात में प्रोग्राम किया था, जहाँ अंगूठी है 2 किलो की गिनीज बुक वाली, कान ज्वेलर, उनका किया था। तो ये करता रहता हूँ। राजकोट मेरा वतन है, आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर, तो मैं यहाँ ज़्यादा आता हूँ। और अभी अमित साहब के साथ में कर रहा हूँ
नया टॉपिक। जैसे मैं ट्रेनर बन के मैंने दुनिया को बहुत ज्ञान दिया, मगर मैं कब तक करता रहूँगा, कभी तो मुझे फुल स्टॉप करना पड़ेगा। तो मैं उसके पहले सोचा कि बहुत सारे यंग ट्रेनर को तैयार करें हम। तो ट्रेन दी ट्रेनर प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया है। वैसे तो 20 साल से कर रहा हूँ, मगर अभी राजकोट में मैंने स्पेशली एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम लाया जो समय में भी कम है और कीमत में भी कम है। मेरी 1.5-2 लाख रुपये फ़ीस होती है ट्रेन दी ट्रेनर की। यहाँ हमने सिर्फ 35,000 में रखा है। 5 दिन का ऑफलाइन, 5 दिन का ऑनलाइन प्रोग्राम जो अभी हम सयाजी होटल में कर रहे हैं, और अमित साहब ने ये सब ऑर्गेनाइज़ किया है। ट्रेनिंग में हम सब है, अपर्णा जी भी वही ट्रेनिंग में आई है। ये मेडिटेशन वाला पार्ट देखेगी, ये अपना जो स्पेशलाइजेशन है, मैं माइंड पावर देखूंगा। ऐसे हमने बहुत सारे ट्रेनर का कॉम्बो बना के ये दे रहे हैं, और हम चाहते हैं, सिखाते हैं कि वो लोग हमारे जैसे ट्रेनर बने। ट्रेनर नहीं भी बने तो जो माइंड पावर और ये सब नॉलेज हमसे लेंगे ना, वो उनके जीवन में कहीं ना कहीं तो उनको काम आएगा ही। मान लो ट्रेनर नहीं भी बने तो सभी को काम में आया, ऐसा हमने दिया है। तो अगर किसी को ट्रेनर बना है मेरे जैसा, मेरी लाइफ देख के, क्योंकि मैं डॉक्टर ही छोड़ के आया हूँ इसके अंदर। मैं MBBS MD का एग्जामिनर रह चुका हूँ, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर था। 30 साल तक मैंने डॉक्टर का काम किया और छोड़ के आया हूँ। तो कोई पागल कुत्ते ने मुझे नहीं काटा है। मैं इसलिए आया हूँ, मैं सोच समझ के मैंने सोचा कि मुझे अभी मेरा रोल चेंज करना चाहिए, कुछ हायर रोल होना चाहिए। ऐसे डॉक्टरी का काम तो कोई भी कर सकेगा, मगर कुछ बड़ा रोल करना है। भगवान ने मुझे संकेत दिया, मैं इस फील्ड में आया, और मैं चाहता हूँ मेरे फील्ड में बहुत सारे लोग आए और ये दुनिया का भला करे। કોઈને જોડાવવું હોય તો અહીંનો અમારો નંબર છે। યસ, અમારો નંબર છે 9586653070 95853070। આ નંબર ઉપર તમે સંપર્ક કરી અને અમારી સાથે તમારું નામ રજીસ્ટર કરાવી શકો છો। કરી શકો છો। અમારી સાથે સોશિયલ મીડિયાથી જોડાયેલા રહેશો। ફેસબુક, ઇન્સ્ટા અમારા બધા છે ફેસબુક પર। આમનું છે ધ્યાનવીત અપર્ણા, અપર્ણાનું બી જોઈ શકો છો। ડૉક્ટર અમિત મારું છે। મારું ગુનીગુરુ કરીને એક પ્લેટફોર્મ છે જે મેં ઓનલાઈન લાઈફ સ્કિલ યુનિવર્સિટી બનાવી છે। ગુનીગુરુ.com પર જઈ શકો છો, અને મારા નામથી તમે ખાલી ડૉક્ટર અઢિયા નાખશો એટલે ગૂગલ સૌથી પહેલાં મને જ દેખાડશે। ગૂગલની સાથે મારે એવી દોસ્તી છે कि खाली सिर्फ डॉक्टर अडिया डालने का गूगल मुझे टॉप पे दिखाता है। इतनी हमारी अच्छी दोस्ती है। तो डॉक्टर अडिया डालो गूगल के ऊपर, मैं दिख जाऊंगा। फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टा पे, जहाँ यूट्यूब चैनल पे, हर जगह पे अत्रम तत्रम सर्वंत्रम। तो हमारे साथ मिलते रहिए। अब तक मीडिया का खास आभार। सतीश भाई मेरे अच्छे दोस्त हैं। जब भी मैं आता हूँ, मिलता हूँ, कुछ ना कुछ काम करता हूँ जो अच्छा काम है लोगों तक पहुँचाते हैं। मेरा गोंडल का प्रोग्राम लाइव उन्होंने रिकॉर्ड किया था, जो आज 4 साल हो गए। 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है। 3.25 कलाक का है। यूजुअली क्या है कि यूट्यूब के ऊपर छोटे ही प्रोग्राम रहते हैं, मेरा 3.25 घंटे का प्रोग्राम आज भी लोग देखते हैं। उसमें मैंने गलती से मेरा फ़ोन नंबर दे दिया था, आज भी मुझे फ़ोन आता है। फिर मैं पूछता हूँ आपको फ़ोन नंबर कहाँ से मिला? बोले वो यूट्यूब के ऊपर मिला। बोले यूट्यूब पे तो मैंने कहाँ नहीं दिया है। कहाँ है? बोले वो गोंडल वाले प्रोग्राम में। अच्छा, मैं बोला वहाँ मैंने गलती कर दिया। तो लोग अभी भी मुझे प्रोग्राम करके फ़ोन करते हैं, देख के ऐसा है। अभी गिरी बापू आए थे अहमदाबाद में। गिरी बापू मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे बोला अडिया साहब माइंड पावर सिखाने को आ जाओ। शिव कथा चल रही थी और मुझे बंद करके बोला अडिया साहब इनको माइंड पावर सिखाओ। मैंने 15 मिनट माइंड पावर सिखाया और फिर बीच में मेरा टेलीफोन नंबर बोल दिया। दूसरे दिन 200 से ज़्यादा फ़ोन और मैसेज आ गए। 15 मिनट में मैंने माइंड पावर सिखा दिया। तो बहुत सारे धर्मगुरु भी अभी मानते हैं कि अडिया साहब सिखा रहे हैं वो सही ज्ञान है, और हमारे हर धर्म का बेस एक्चुअली माइंड पावर ही है। तो इसलिए मुझे करते हैं। रमेश ओझा साहब भाईश्री ने तो मेरा शांतिपनी आश्रम में 1000 लोगों का प्रोग्राम रखा था, खुद ऑडियंस में बैठे थे। 1.5 घंटे के बाद मैंने बोला भाईश्री ब्रेक। बोले ब्रेक की क्या ज़रूरत है, चालू रखो। मैं 3 घंटा बोलता रहा और भाईश्री ऐसे ही सुनते रहे। मुझे इतनी खुशी हुई कि इतने बड़े आदमी मुझे 3 घंटा नॉन स्टॉप सुनते रहे। फिर उठ के फीडबैक देने के लिए आधा घंटा मेरे प्रोग्राम के ऊपर उन्होंने फीडबैक दिया। मैंने सब यूट्यूब पे रखा है ये सब चीज़ें। तो मुझे अच्छा लगता है कि इतने बड़े बड़े धर्मगुरु मेरे प्रोग्राम में बैठते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, मेरी बातें लोगों तक पहुंचाते हैं। दैट इज़ वंडरफुल। तो यही काम करता रहता हूँ। और मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सब बापू लोग गुजरात से क्यों हैं? मुरारी बापू, आसाराम बापू, गांधी बापू, अब एक और बापू आएंगे जीतू बापू। है गुजरात की धरती में ये प्रभाव है कि सब बापू यहीं से बनते हैं। ट्रेनर की बात करो तो आई वॉज द फर्स्ट ट्रेनर इन इंडिया, जब कोई ट्रेनिंग कंसेप्ट जानता नहीं था 32 साल पहले। आज मैक्सिमम ट्रेनर अहमदाबाद और गुजरात से है। ये पूछ रही थी, सब यहीं के सब बड़े बड़े ट्रेनर है वो, क्योंकि ये धरती ऐसी है कि वहाँ से ये सब ज्ञान निकलता है।
ऐसा है। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें हम एक और भी सब्जेक्ट सिखाने जाने रहे हैं, उसका नाम है पब्लिक स्पीकिंग। ज़्यादातर लोगों में हमें देखा है कि पब्लिक स्पीकिंग का नॉलेज नहीं होता है और सबसे ज़्यादा फियर जो होता है वो पब्लिक स्पीकिंग का होता है। अगर किसी को पब्लिक स्पीकिंग भी सीखना हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, हम तो अभी राउंड द ईयर पब्लिक स्पीकिंग के बैच चलेगी ऐसा प्लान कर रहे हैं। एक लड़की है मेरी स्टूडेंट है रितु सिंह करके, वो आई है, तो वो पब्लिक स्पीकिंग की मास्टर है, तो हमने उसको शिफ्ट किया। देखो 90,000 की नौकरी छोड़ के बम्बई से राजकोट आ रही है सिर्फ ये पब्लिक स्पीकिंग सिखाने को, उनका पैशन है। तो हम राजकोट में राउंड द ईयर पब्लिक स्पीकिंग के क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिनको भी सीखना है यही नंबर जो दिया वहाँ पे ये कर सकते हैं। देखो मेरी जो भी सफलता है उसका कारण मैंने बम्बई में आज से 40 साल पहले पब्लिक स्पीकिंग का बाकायदा ट्रेनिंग ली थी। जब मेरी तनख्वाह 900 रुपीज़ थी तब मैंने 450 रुपीज़ आधे महीने की तनख्वाह फीस भरी थी पब्लिक स्पीकिंग सीखने की, क्योंकि मुझे पता था कि ये स्किल मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। और आज मैं जो भी हूँ मेरी पब्लिक स्पीकिंग स्किल से हूँ। तो आपको जीवन में आउट ऑफ प्रोपोर्शन सफलता चाहिए ना, तो अपने आप को एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बना दीजिए। कोई भी फील्ड में है, देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, जो भी है, पब्लिक स्पीकिंग सबको सीखना चाहिए। मेरे बेटे को मैंने बचपन में सिखा दिया था, आज वो न्यूयॉर्क में प्रोफेसर है इकोनॉमिक का। तो आज भी स्टूडेंट बोलते हैं आप इतना अच्छा कैसे बोलते हो, तो बोले मेरे पापा ने मुझे बचपन में जब स्कूल में था ना तब पब्लिक स्पीकिंग सिखा दिया था, तो आज उसकी इफेक्ट है। इज द बेस्ट प्रोफेसर इन द कॉलेज। अच्छा, वो अभी उनको सैलरी का प्रॉब्लम था, आधे प्रोफेसर को निकाल दिया मगर मेरे बेटे को रखा, गोरे को निकाल दिया और ये इंडियन को रखा, क्योंकि इज़ वेरी पॉपुलर। और पॉपुलर इसलिए कि बचपन में वो यहाँ से पब्लिक स्पीकिंग सीख के गया है। तो ये पब्लिक स्पीकिंग का फ़ायदा है कि अच्छा कर सकते हो। तो राजकोट के लिए एक नई शुरुआत है कि हम पब्लिक स्पीकिंग का राउंड द ईयर वर्कशॉप ला रहे हैं, जो आपको सीखना है। शुरू में तो हम बहुत कीमत कम रखेंगे ताकि लोग ज़्यादा आए, बाद में धीरे धीरे हम उसको बढ़ाएंगे। जिनको जल्दी सीखना है, कम कीमत में सीखना है, जल्दी आ जाए, ये कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू साक्षी, थैंक यू। તો દર્શક મિત્રો, આજના આપણા એપિસોડમાં આપણે માઇન્ડ પાવરથી લઈ બોડી, સ્પિરિચ્યુઅલ, સચિત અને આનંદ બધા વિશે માહિતી મેળવી છે। તમને આ માહિતી ખૂબ ઉપયોગી થશે એવી આશા રાખું છું। આવા જ રસપ્રદ એપિસોડ માટે જોતા રહો અબ તક ચેનલ। નમસ્કાર।